हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही गुड है? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा स्क्रीन क्लियर है? यस सर। हाँ, तो बच्चों हम लास्ट क्लास के अंदर एल्डोल एंड केनिजारो रिएक्शंस किया था हमने। आपका एल्डोल एंड केनिजारो करवाया था ना बेटा मैंने? एल्डोल यस सर। के अंदर एल्डोल एंड केनिजारो कुछ नेम रिएक्शन थी, तो इसकी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है बेटा। तो एल्डोल एंड केनिजारो डिफरेंट टाइप देखे थे। आज एक नेक्स्ट हम बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने जा रहे हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी बेटा काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। हेलोफॉर्म का मतलब समझते हो बेटा? ये नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ऐसे नाम सुना होगा ना आप लोगों ने। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, तो ऐसे कोई भी अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 3 हेलोजन आ जाए तो उसको हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। CH H3 हेलोफॉर्म हो गया। अब हेलोफॉर्म कोई भी बना सकते हो आप। जैसे आप बोल सकते हो कि सर ये हो सकता है CHI3। हेलोजन की जगह क्या लगा दें हम? आयोडीन लगा दें। फर्क बस इतना होगा, जब आयोडीन लगा दोगे देन इट इज नोन एज हाइड्रोफॉर्म। CH Br3, इसको क्या बोल दोगे बेटा? CH Br3 होगा तो ब्रोमोफॉर्म। हेलोजन अगर स्पेसिफिक जो भी आयोडीन आता है तो हाइड्रोफॉर्म, ब्रोमीन आता है तो ब्रोमोफॉर्म, जैसे क्लोरीन आता है CHCl3, तो आप इसको क्या बोल दोगे? यही चीज क्या होता था बेटा आपका? क्लोरोफॉर्म। तो इसको आप क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हो। जिसमें से देखो काफी इंपोर्टेंट केमिकल्स में जैसे क्लोरोफॉर्म है आपका। क्लोरोफॉर्म की काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये स्वीट स्मेलिंग, स्मेल जो होती है बहुत स्वीट होता है, तो स्वीट स्मेल आता है इसके अंदर, इसलिए एनेस्थीसिया की फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये स्वीट स्मेलिंग एनेस्थेटिक लिक्विड है। एनेस्थेटिक, जब किसी को बेहोश करने में इसका यूज किया जा सकता है, एनेस्थेटिक लिक्विड है। बट ये बट नॉट गिव पीपीटी, वाइट पीपीटी या कोई भी पीपीटी विद AgNO3। मतलब इसका क्लोरीन इजिली बाहर सीधा AgNO3 से लेके AgCl नहीं बना सकता इसका। वाइट ये जो होता है स्वीट स्मेलिंग एनेस्थेटिक होता है। एनेस्थेटिक की फॉर्म में लिक्विड होता है ये क्लोरोफॉर्म। और जो है इसको, मतलब इसमें क्लोरीन जो है वो क्लोरीन जैसे सी में रिप्लेस नहीं होता है और काफी रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम स्टोर भी जो इसको करते हैं क्लोरोफॉर्म को स्टोर रखते हैं हम। अदरवाइज रिएक्शन कर जाता है तो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। इट कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड बाई एयर, जो एयर की ऑक्सीजन होती है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक पॉइजनस गैस बनाता है। इट कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज बाई एयर इनटू पॉइजनस फॉस्जीन गैस। बोलते हैं फॉस्जीन। एक फॉस्फीन होता है बेटा, ये फॉस्फीन गैस में इजिली कन्वर्ट हो जाता है, COCl2 में इजिली कन्वर्ट हो जाता है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसको स्टोर रखते हैं हम इन डार्क
घेरे में रखते हैं, लाइट भी नहीं पड़े, लाइट और एयर की प्रेजेंस में ये इजिली जो है इसमें फॉस्फीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा क्लोरोफॉर्म होता है। एक तो क्लोरोफॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है। दूसरा हमारे पास इसी टाइप से क्या करते हैं हम, आयोडोफॉर्म भी एक यूज करते हैं कई रिएक्शन में, टेस्टिंग में भी यूज करते हैं। बिकॉज आयोडोफॉर्म ये होता है, ये आपका लिक्विड नहीं होता, ये येलो क्रिस्टल्स होते हैं। येलो क्रिस्टल्स है ये हमारा क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। येलो, येलो कलर का मतलब सॉलिड की फॉर्म मिलेगा, और एंटीसेप्टिक होता है, एंटीसेप्टिक है। फर्क दोनों में ये है कि ये आप अगर AgNO3 के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको ये पीपीटी देगा, प्रेसिपिटेट देगा विद AgNO3। ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट देता है। जनरली आपके दो इसलिए प्रेसिपिटेट देता है, और एंटीसेप्टिक और येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टल का मतलब सॉलिड हो गया बेटा। टेस्टिंग में भी यूज करेंगे हेलोफोम रिएक्शन को, कई जगह आइडोफोम आप बना के देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आइडोफोम टेस्ट मिलेगा या आइडोफोम टेस्ट नहीं मिलेगा, तो इस टाइप से आप आइडोफोम रिएक्शन दे सकते हो। तो पहला आपका इंट्रो हेलोफोम के बारे में ही होना चाहिए। हेलोफोम मतलब दो इंपोर्टेंट हेलोफोम कौन से बताए बेटा मैंने, एक आइडोफोम और दूसरा क्लोरोफोम। क्लोरोफॉर्म। दोनों में मेन फर्क क्या है बेटा, दोनों के अंदर मेन जो इजिली फर्क है देखने में, एक तो एक फिजिकल डिफरेंस है और एक केमिकल डिफरेंस है। तो फिजिकल डिफरेंस क्या दिख रहा है जो आपको डायरेक्टली, फिजिकल डिफरेंस, आयोडोफॉर्म येलो क्रिस्टल्स होते हैं। हाँ आयोडोफॉर्म येलो क्रिस्टल है मतलब सॉलिड है, और क्लोरोफॉर्म देखो क्या है, लिक्विड है। फिजिकली तो आप यही देख सकते हैं एक डिफरेंस। आप दूसरा डिफरेंस क्या देख सकते हैं कि जो आपका आइडोफॉर्म होता है उसमें अगर आपने AgNO3 डाल दिया तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgI का। लेकिन क्लोरोफॉर्म में AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं बन पाया, कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज एयर से तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता। अब पॉइंट आता है कि ये तो हेलोफॉर्म हुआ इंट्रोडक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन नेम क्यों है, तो अब रिएक्शन का देखें तो आपके पास कोई भी ऐसा जो भी मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, कोई भी ऐसा मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड, किसी भी मिथाइल जिसके अंदर CH3CO ग्रुप लगाओ, वो कोई भी मिथाइल आपका ग्रुप होना चाहिए, तो वो इसके साथ रिएक्ट कर सकता है हेलोजन के साथ। तो रिएक्शन क्या है देखो फिर, रिएक्शन रिएक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि मिथाइल मिथाइल कीटो कार्बोनिल कंपाउंड। मिथाइल कीटो ज्यादा बेस्ट ये है कि मिथाइल कीटो ग्रुप होता है ये वाला बेटा, CH3 मिथाइल और CO ग्रुप, मिथाइल कीटो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन, मिथाइल कीटो एल्डिहाइड कीटोन, या फिर इथाइल एल्कोहल, एंड 2 डिग्री एल्कोहल react with halogen in presence of base H नेगेटिव की प्रेजेंस में बेस टू फॉर्म हेलोफो। कोई भी हेलोजन होगा उसके साथ हेलोफॉर्म एंड एसिड साल्ट। ये रिएक्शन जो हमारे पास होती है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो इसमें देखो आपका सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, हेलोफॉर्म रिएक्शन में सबस्ट्रेट पे फोकस करना है आपको। देखो मिथाइल कीटो होना चाहिए, और वो मिथाइल कीटो कौन से वाला होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता। एल्डिहाइड या आपका कीटोन होना चाहिए, या फिर इथाइल एल्कोहल होना चाहिए। 1 डिग्री एल्कोहल में एक ही है इथाइल एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल हो सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल कोई भी। ऐसे रिएक्शन करेंगे हेलोजन के साथ प्रेजेंस ऑफ बेस, ऐसे जो है हेलोफॉर्म बनाएंगे और साथ में एसिड साल्ट बनाएंगे। ये हमारी एक हेलोफॉर्म रिएक्शंस होता है, इसको हम हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। तो जनरली हमारे पास क्या होना चाहिए,
एक पैटर्न रिएक्शन का देखें कि मेनली तो आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हो, इसलिए कोई भी ऐसा एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन जिसके पास ये वाला ग्रुप CH3CO, यहाँ कुछ भी हो, R हो, H हो, कुछ भी हो, इस वाले ग्रुप की अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करें या किसी हेलोजन के साथ रिएक्शन करें, जैसे हेलोजन लेना चाहते हो आप, हेलोजन ले लो H2 बेस की प्रेजेंस में, NaH KH कुछ भी ले लो आप, ऐसे केसेस के अंदर ये वाला कार्बन, एक हाइड्रोजन यहां वाला और ये हेलोजन मिल करके आपका हेलोफोम रिएक्शन बनाएंगे। तो इसमें आपने नोटिस क्या करना है, कौन सा कार्बन जा रहा है हेलोफोम बनाने में कौन सा हेलोजन जा रहा है। तो कार्बन, हेलोजन और H मिलके ये आपका CH जो भी बनाना चाहते हो X3 बनाएंगे। तो सपोज बैलेंस करने के लिए 3X ले लेते हो, इसको 4KH ले लेते हो, और एक आपका ये जो वो होगा, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है इसलिए मैं सिंबल बना रहा हूं कि जो O होता है ये वाला, एक O इसके साथ जाता है प्लस। पहले रिएक्शन बनाना सीखो, बाद में चीजें सीख जाओगे। तो ये जो पार्ट है RCO इस O के साथ, OK के साथ अटैच हो जाता है, तो ये बन जाता है RCO OK, तो सॉल्ट बन जाएगा। तो मैंने क्या बनाया था, दो चीजें बनाई थी ना, एक एसिड सॉल्ट बनाया था और साथ में हेलोफोम बनाया था। तो हेलोफोम और एसिड सॉल्ट, बाकी जो कंप्लीट करना है रिएक्शन तो आप बाकी जैसे 3KX और 3HOH वाटर बना सकते हो आप और बैलेंस रिएक्शन दे सकते हो। ये आपकी एक जनरल रिएक्शन होती है। ये आपने एक जनरल रिएक्शन रिएक्शन यूज किया। जैसे एज एग्जांपल मान लो मैं एसिटाल्डिहाइड लिखता हूँ, ऐसे लिखो आप CH3 COH एसिटाल्डिहाइड। देखो CH3CO ग्रुप मिथाइल कीटो वाला एल्डिहाइड आ गया। ये हेलोजन के साथ सपोज आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 आयोडीन लिख दो, 3II, और जैसे KH4 लिख दो, 4KH, बैलेंसिंग भी अपने आप हो जाएगी। अब मैंने क्या पार्ट बताया कि एक तो आपने क्या करना है, ये वाला मिथाइल ग्रुप इसका हटाना ही हटाना है, जिससे सिर्फ मेरे पास ये वाला ग्रुप रह जाए, और इस ग्रुप के साथ मुझे एक OK देना है, ये वाला, ये तो सॉल्ट हो जाएगा अलग, ये वाला पार्ट आपका अलग हो जाएगा। पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा है? हाँ, इसमें फॉर्मेट बन जाएगा, OH दे देंगे तो। दूसरा पार्ट देखो, दूसरा मैंने क्या बोला कि जो फिक्स रखा था ये वाला कार्बन और 3 आयोडीन, 3 आयोडीन और एक H, अब एक ही H लेना है सिर्फ, एक H हटा रहा हूं, तो ये आपका जो होगा वो प्रोडक्ट जाएगा आपका एलोफोम वाला। तो कार्बन, एक H और 3 आयोडाइड। दूसरा वाला पार्ट साथ वाला जो पिंक कलर से लिखा है उसके पास OK चला जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, HCO OK। बाकी जो रह गए, जो 3I रह गए नेगेटिव वाले, के साथ 3KI, और जो ये 3H थे, जो ये देखो, ये मैं कुछ अलग पेन से कर देता हूँ, ये वाले 3H, बचे हुए 3 OH होंगे, उसके साथ मिलकर के 3H2O बनाएंगे। जैसे मैं एसीटोन ले लूं, CH3COCH3, इसके साथ सपोज मैंने क्लोरीन ले लिया, 3Cl2 ले लिया और KH ले लिया, तो बताओ क्या क्या बनेगा बेटा, क्या बनाओगे सबसे पहले। इथेनॉइक एक तो ये पोटेशियम चीज, इथेनॉइक सबसे पहले ये चीज हटा देना, CH3CO इसके OK के साथ, और ये वाला कार्बन वो बनना ही है, ये कार्बन 3Cl और एक H के साथ, तो CHCl3 बन गया। क्लोरोफॉर्म बन गया। साथ वाला पार्ट देखो क्या बना, CH3
O और उसके साथ OK, बाकी आपका वही 3KCl और 3HOH या H2 बन जाएगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि पहली बात, एल्डिहाइड रिएक्शन देगा कौन, तो आप बोलेंगे मिथाइल कीटो वाला रिएक्शन देगा। जो मिथाइल कीटो होता है वो ये रिएक्शन आपको देगा। मिथाइल कीटो का मतलब चाहे मिथाइल CO ग्रुप वाला एल्डिहाइड हो, कीटोन हो। बट एल्डिहाइड कीटोनों के साथ आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्या दिया हुआ है, देखो एक इथाइल एल्कोहल भी दे रखा है। इथाइल एल्कोहल वाले भी यूज हो सकते हैं। उसमें क्या रिएक्शन होगा, उसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, ऑक्सीडेशन और आ जाएगा उसका। जैसे ये देखो, अगर मैं यहीं पर CH3CHOH CHOH और एक H और दे दूं, इथाइल एल्कोहल ही तो हुआ। तो CH3CH2OH इसका रिएक्शन भी दूंगा तो ये क्या होगा, जहां कहीं भी आपने यही वाली रिएक्शन दे दी तो आपने समझ जाना बेटा, चाहे मैं इसमें KOH की बजाय हेलोजन के साथ NaH दे दूं तब भी चलेगा। या मैं कई बार इन दोनों की रिएक्शन करके, कई बार ऐसे लिखा होगा एग्जामिनेशन में X2NaH, हेलोजन जो है डायरेक्ट NaOH के साथ ना दे करके NaOX दे दिया जाए, हाइपोक्लोराइड, तब भी चलेगा। तो आप कई बार ऐसे रिएक्शन वो दे देता है आपको, NaOX भी दे देता है ऐसा। तो आपने वही काम करना है, ये वाला कार्बन जो आपको बस आपको याद रखना है कि इसमें देखो, इसमें CH3CHOH है, डायरेक्ट मिथाइल कीटो नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो NaOX वगैरह ये आएंगे और NaX के साथ रिएक्ट करते हैं, जब भी NaOH को हम रिएक्शन देते हैं तो प्रोडक्ट तो एक बार बना देता हूं मैं, वो तो बनाना ही है आपने प्रोडक्ट भी। ये वाला कार्बन जो होगा वो आपके आइडोफॉर्म में कन्वर्ट होगा, CH X3 के अंदर कन्वर्ट होगा। और ये वाला जो कार्बन है ये एसिड वाले के अंदर कन्वर्ट होना है। तो यहाँ तो H है इसलिए फॉर्मेट बनेगा जैसे ऊपर बनाया था आपने, HCOO, है तो Na देना है। तो आपने पॉइंट ये देखना है इसमें कि सपोज आप कई बार हेलोजन और ये देते हो आप, भाई कई बार आप कहते हो X2 डायरेक्ट ये दे दें सर या ये दे दें, एक ही बात कैसे हुई, जब आप रिएक्शन कराओगे तो सपोज NaH के साथ रिएक्शन करवाया आपने, NaH के साथ जैसे ही हेलोजन का रिएक्शन करवाते हो आप, तो हेलोजन रिएक्ट करके NaOX और एक आपका NaX और H2 बना देता है। बात तो वही आती है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, NaOX और NaOX में ये Na पॉजिटिव OX नेगेटिव स्पीसीज मेन वर्किंग होती है। ये OX नेगेटिव जो है ये बेस का काम भी कर सकती है और न्यूक्लियोफाइल का काम भी कर सकती है। बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, वो डिपेंड करेगा ना इस पर रिएक्ट कराओगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन भी कर सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकती है। तो ये इसने रिएक्शन क्यों दिया बेटा, समझे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो गया। पहले CH3OH है, ये कन्वर्ट हुआ देखो, अब डायरेक्ट नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्ट रिएक्शन होगी कि ये H जैसे रिडक्शन हो, ये H और ये H निकल जाए, तो ये किसमें हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होकर के CH3COH। फर्दर वही रिएक्शन बाद में स्टार्ट हो जाएगी जो आगे चल करके रिएक्शन तो होना है वही वाला, तो CH3OH है। तो आपने इवन ये 1 डिग्री इथाइल एल्कोहल है वो भी ये रिएक्शन दे सकता है, 1 डिग्री इस पर एक बार इथाइल। जवाब बता दीजिए। अगर मैं इसका रिडक्शन करूंगा, H और H बाहर निकल जाए, रिडक्शन का मतलब डिहाइड्रोजिनेशन भी होता है ना, मैं इस एल्कोहल में ये H और ये H बाहर निकाल दूं तो ये नहीं बचेगा CH3COH। अच्छा, जैसे सर कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो हाँ तो H निकल जाएगा ना इसमें, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है जो स्पीसीज ली है हेलोजन और NaH। इसलिए एल्कोहल पहले एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होंगे, लेकिन होंगे वही जिसमें ये बन सकता हो, मिथाइल कीटो बन सकता हो। तो इथाइल, इसीलिए तो मैंने ऊपर लिखा, मैंने यहाँ देखो आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ क्या लिखा था, देखो मैंने कुछ नाम लिखे थे, चाहे तो वो पहले नाम रट लो क्या क्या मैंने बताया। देखो एलोफोम रिएक्शन कौन कौन देते हैं, मैंने क्या क्या लिखा है देखो ऊपर। चलो डायरेक्ट हो गया मिथाइल कीटो एल्डिहाइड कीटोन, जिसके पास मिथाइल कीटो का मतलब जिसके पास CH3CO ग्रुप हो, ये मिथाइल कीटो एल्डिहाइड कीटोन। अगर ये नहीं हो तो जिसमें ये कन्वर्ट हो के बन सकता हो वो कौन हो सकते हैं, इथाइल एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल ये बना सकते हैं, इथाइल एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल। जैसे ये इथाइल एल्कोहल देखो, इथाइल एल्कोहल अपने H निकाल दे, ऑक्सीडाइज हो जाए तो एल्डिहाइड हो जाएगा। या 2 डिग्री एल्कोहल ये होते हैं CH3, यहाँ R लगा होता है,
तो यहाँ भी तो हो सकता है ना यही चीज, ये भी क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे इनका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब ये एच और ये एच निकल जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखो बेटा, ये आपके 2 डिग्री अल्कोहल, ये भी तो इसी में कन्वर्ट हो गए, 2CH3 C डबल बॉन्ड OR कीटोन आ गए। तो इसका मतलब मुझे नाम बताओ पहले बेटा, मुझे ये नाम बताओगे कि आपका हेलोफोम रिएक्शन कौन कौन दे सकता है, क्या नाम बोलोगे। सर कीटोन दे सकते हैं और एल्डिहाइड दे सकते, एल्डिहाइड सारे में एल्डिहाइड, सारे एल्डिहाइड कीटोन नहीं बेटा, स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन होते हैं जिनके सर अंदर जो कौन सा, एल्डिहाइड होगा वो ओनली एसिड एल्डिहाइड दे सकता है। उसकी बजाय आपने याद रखना है जो मैंने कुछ यहाँ लिखवाया है, मिथाइल कीटो, एक वर्ड लिखवाया है देखो, मिथाइल कीटो, मतलब ऐसा एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए जिसके पास ये वाला ग्रुप हो, जिसमें मिथाइल लगा हो और CO ग्रुप हो, मिथाइल होगा तभी तो ये हेलोफोम में कन्वर्ट होगा, ये वर्ड। कोई भी ऐसा एल्डिहाइड कीटोन जिसके पास मिथाइल कीटो ग्रुप हो, तो मिथाइल कीटो एल्डिहाइड कीटोन हो, या कोई ऐसे अल्कोहल जो मिथाइल कीटो एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। तो ऐसे अल्कोहल कौन हो सकते हैं जो मिथाइल एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं, मिथाइल कीटो वन एल्डिहाइड कीटोन डिग्री और बना टू सकते हैं। डिग्री तो इथाइल अल्कोहल बना सकता है या 2 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल जो बनाएगा एसिड एल्डिहाइड बना देगा, 2 डिग्री वाले वो कीटोन बना देंगे अल्कोहल, तो वो ये वाला रिएक्शन आपका दे सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि ये रिएक्शन होता कैसे है पॉसिबल। पहली क्वेश्चनिंग यही बना देते हैं बेटा, which of the following compound gave halofoam reaction, which of the following compound gave halofoam reaction, number 1 acetaldehyde, number 2 propione aldehyde, number 3 acetone, number 4 number 5 number 6 अब देखो बेटा, पहले वाला कंपाउंड देखो, सब जो सबसे पहले दिया है, क्या नाम दिया है मैंने, एसेट एल्डिहाइड। तो एसेट एल्डिहाइड का फार्मूला हो जाएगा सर दे सकता है। CH3COH। तो एसेट एल्डिहाइड देखो, इसमें ये CH3CO ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको, CH3CO ग्रुप दिखाई दे रहा है और साथ में ये एल्डिहाइड है, तो CH3CO ग्रुप वाला एल्डिहाइड आपका दे सकता है। ओके हो गया ये। दूसरा देखो, प्रोपियोन एल्डिहाइड, नो सर। प्रोपियोन एल्डिहाइड का फार्मूला लिखो देखो, CH3CH2CHO। अब बेटा CH3CH2CO तो है, लेकिन मिथाइल कीटो का कहाँ है, ये एल्डिहाइड जरूर है ये, लेकिन ये वाला ग्रुप जो है वो मिथाइल कीटो ग्रुप नहीं है, CH3CO नहीं है। उसकी बजाय क्या आ रहा है, नो, कौन सा ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप। दूसरे वाले में मतलब बिल्कुल बारीकी होगी, एक हल्का सा बट इफ होगा, बस उसके अंदर वो पहचान करना, रिकॉग्नाइज करना है। तो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो जिसके पास एल्डिहाइड कीटोन बन सकते हो एल्कोहलों से, वो एल्कोहल भी दे सकते हैं। तो सेकंड वाला देगा या नहीं देगा, देखो बेटा, नो सर। क्यों नहीं देगा, उसके साथ मिथाइल एल्डिहाइड नहीं है सर। मिथाइल CO ग्रुप नहीं है, CH3CO नहीं है, उसकी बजाय CH2CO है, सिर्फ एक H कम रह गया, तब भी ये नहीं देगा, तो सेकंड वाला आपका क्रॉस लग जाएगा। थर्ड देखो, एसीटोन,
तो एसीटोन का फार्मूला चेक करो। सर दे सकता है। CH3CO CH3 दे सकता है, नहीं दे सकता? CH3CO ग्रुप भी है और साथ में कीटोन भी है ये, तो ये दे सकता है बेटा। फोर्थ देखो, फोर्थ दे सकता है या नहीं दे सकता? सर फोर्थ दे। वाले, फोर्थ वाला नहीं दे सकता क्योंकि ये CH3CO ग्रुप जरूर है, बार बार मैं कह रहा हूँ दोनों चीजें मैच होनी चाहिए। CH3CO है लेकिन ये COOH है, ये एसिड है। एसिड नहीं बोला है आपने कि एसिड देगा सर ये। इसमें कन्वर्ट OH हटा के Cl नहीं लग सकता, फिर तो हो जाएगा। नहीं होगा, तब भी CH3COCl कर दूंगा। ये रहा जो आप कह रहे हो, ये भी नहीं देगा। मैंने क्या बोला है, मैंने जो वर्ड बोला है पहले वो याद कर लो सभी। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला मिथाइल कीटो वाले एल्डिहाइड या कीटोन। मैंने कभी नहीं बोला मिथाइल कीटो वाले एसिड या एसिड डेरिवेटिव या ऐसा कुछ। मैंने बोला है कि या तो एल्डिहाइड होने चाहिए और कीटोन होने चाहिए, वो भी कौन से वाले? जिसके पास CH3CO ग्रुप हो। एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास CH3CO ग्रुप हो। तो ये फोर्थ वाला नहीं देगा, सिर्फ CH3CO। आधी बात याद नहीं करनी बेटा, आधी बात याद करोगे नुकसान हो जाएगा। सोचोगे कि मैं सही करके आ रहा हूँ और गलत करके आओगे क्वेश्चन। सिर्फ CH3CO नहीं देखना, CH3CO किसके साथ देखना है? CH3CO ऑफ, बार बार लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, क्योंकि यही गलती करनी है तुम लोगों ने एग्जाम में भी। एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए, नॉट एसिड या एसिड डेरिवेटिव, नॉट एसिड और इट्स डेरिवेटिव। एल्डिहाइड और कीटोन होने चाहिए, वो भी CH3CO ग्रुप वाले। तो फोर्थ जो है CH3CO ग्रुप तो है, लेकिन वो CH3CO ग्रुप ओ COOH का है। उसको जब पूरा देखोगे ना आप, अधूरा देखोगे, जैसा देखोगे वैसा दिखेगा। अगर CO सिर्फ देख लिया तो लगेगा एल्डिहाइड है, लेकिन एल्डिहाइड है कहाँ भैया? ये COOH है, एसिड है। COOH है बेटा, एसिड है, इसलिए एसिड कंसीडर नहीं करने। ये देखो, ये CH3CH2OH, तो ये ओपन करके देखोगे तो ये बन सर जाएगा बाद में CH3CHOH, और H लिखोगे तो अगर एक H इसका निकाल दिया, एक H इसका निकाल दिया, तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COH में, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ऑक्सीडाइज तो कर लेगा वो एल्कोहलों को, कौन से वालों में? मिथाइल कीटो वालों में। तो मिथाइल डायरेक्ट नहीं पता लग रहा था। आप तो रट डालो, 1 डिग्री अल्कोहल एक ही है जो हेलोफॉर्म देता है, वो कौन सा है 1 डिग्री अल्कोहल? झंझट खत्म। एक ही 1 डिग्री अल्कोहल है जो ये वाला टेस्ट देता है। 1 डिग्री अल्कोहल एक ही, और वो एक कौन होगा? इथाइल अल्कोहल होगा, सिर्फ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, जैसे ये भी अल्कोहल है देखो, CH3CH2CH2H, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन ये क्या नहीं है? 1 डिग्री अल्कोहलों में सिर्फ एक ही अल्कोहल हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, वो देगा इथाइल अल्कोहल, क्योंकि वो एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला नहीं देगा बेटा, ये वाला नहीं देगा, क्योंकि बना के देखना, इसमें मिथाइल कीटो ग्रुप वाला एल्डिहाइड कीटोन नहीं बन पाएगा। 1 डिग्री में एक ही, 2 डिग्री में जिसमें ये ग्रुप लगाओ CH3CHOH, ये देखो CH3CHOH, इसके दोनों H निकल जाने के बाद ये वही मिथाइल कीटोन बन जाएंगे। अब जैसे याद रहता है वैसे याद कर लो। ये वापस नहीं देगा, एट्थ वाला नहीं देगा, ये दे देगा सिक्स्थ वाला। एट्थ वाला नहीं देगा, क्यों नहीं देगा एट्थ वाला? एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव है, एसिड या एसिड के डेरिवेटिव नहीं देते ये रिएक्शन, एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास मिथाइल कीटो ग्रुप होता है। तो एसिड डेरिवेटिव ये वाला रिएक्शन नहीं देंगे बेटा, एसिड डेरिवेटिव उन्हें देना ही नहीं है। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे, जरा मुझे बताओ, कौन रिएक्शन ये दे सकता है? याद कैसे सर रखोगे इसको? मिथाइल कीटो के डेरिवेटिव हो एल्डिहाइड और कीटोन में 1 डिग्री, और जो इथेनॉल दे सकता है, और 2 डिग्री अल्कोहल दे सकते हैं टू जिसमें डिग्री 2 डिग्री का फंक्शनल ग्रुप CHOH हो, 2 डिग्री में CH3COH ग्रुप हो, तो अल्टीमेटली आप नेट रिजल्ट क्या याद रख सकते हो?
नेट रिजल्ट बेटा क्या याद रख सकते हो, कौन कौन दे सकता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन containing CH3CO group, ethyl alcohol and 2-degree alcohol containing CH3CHOH ग्रुप, क्योंकि ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है। CH3COH ग्रुप गिव हैलोफोम टेस्ट या आइडोफोम टेस्ट। आइडोफोम एल्डिहाइड कीटोन हो जिसमें CH3CO ग्रुप हो, इथाइल अल्कोहल हो, 2 डिग्री अल्कोहल हो, तो ये वाले जो आपका इस टाइप का रिएक्शन दे सकते हैं यार। चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ये तो इंट्रोडक्शन ही है कि सीधा सा आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन आपको हेलोफोम रिएक्शन देगा कौन नहीं देगा, तो उसमें एल्डिहाइड कीटोन देंगे जिनके पास CH3CO ग्रुप हो, या अल्कोहल देंगे इथाइल अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल जिसमें CH3CHOH ग्रुप हो, ऐसे वाले हेलोफोम टेस्ट दे सकते हैं। सर आइडो फॉर्म तो एक हेलो फॉर्म के अंदर एक कैटेगरी हो गई ना? हाँ कैटेगरी होगी, क्योंकि आइडोफोम का कलर होता है येलो क्रिस्टल, तो टेस्टिंग में यूज करते हैं हम, दिख जाएगा हमें कि हेलोफोम रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरे वाले हेलोफोम फिजिकली अपीयरेंस नहीं पता लगेगी इसकी, तो फिजिकली टेस्ट ट्यूब में डालते ही अगर क्रिस्टल बन गया तो पता लग जाएगा ना कि हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है। अब आता है इसका थोड़ा सा आइडिया, अगर आप मैकेनिज्म का ले लो तो और बेस्ट हो जाएगा। देखो मैकेनिज्म थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती हैं, लेकिन अगर याद हो जाए तो फिर क्या है कि बहुत सारी चीजें आसान भी हो जाती है। सपोज मैंने आपको एक रिएक्शन दिया बेटा, एक जनरल रिएक्शन दिया, मैंने दिया आपको एक मिथाइल कीटो कंपाउंड दिया CH3CO R, और मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन आप आइडोफॉर्म से दो। आपने बैलेंस करने के लिए 3I2 लिए और 4KH लिए, और आपने क्या कर दिया, इस वाले कार्बन को तो एलोफोम में कन्वर्ट कर दिया और इस वाले बाकी पार्ट को एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने जैसे मैंने बनाना सिखाया था प्रोडक्ट, आपने CH I3 बनाया जो कि येलो पीपीटी था। ये आपका येलो पीपीटी था, इसमें CH I3 बना दिया। इसके साथ आपका जो बन गया RCO ओके बन गया। बाकी जो बनाया था वो बना लो आप 3KI और 3H2O बन गया। अब बेटा आपने इसका मैकेनिज्म देखना है, मेन मैकेनिज्म देखते हैं कैसे मैकेनिज्म आएगा। तो ये तो जनरल रिएक्शन हुआ। मैकेनिज्म देखो होता क्या एक्चुअल में कि जब हम ये कोई भी प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट लेते हैं, ये सबस्ट्रेट होता है हमारे पास, इस सबस्ट्रेट के पास क्या होते हैं, ये H होते हैं 3, इसलिए 3 मिथाइल ग्रुप लेते हैं अपने। तो ये RCO ग्रुप क्या कहता है, इनको इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, तो ये इनकी नेचर जो हो जाती है वो एसिडिक होती है, और जैसे जैसे हेलोजन आता जाता है ये एसिडिक नेचर बढ़ती जाती है। तो हर बार क्या होता है कि हमारे पास एक स्टेप होता है, जैसे एक स्टेप में जैसे सपोज एक स्टेप हुआ कि यहाँ पर आपका बेस आया, जैसे OH आया, OH नेगेटिव ने H को निकाला, H नेगेटिव निकाला, उसी टाइम जो Br था आपके पास या I था
वो आई जो पॉजिटिव है वो रिप्लेस हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा ये। तो ओ एच एच को हटाता जाएगा और आई पॉजिटिव और आई नेगेटिव में पोलरिटी आएगी ना इसमें, बेस रिएक्ट करके आई ओ पॉजिटिव बनाएगा, जो मैंने बोला था ओ आई नेगेटिव बनाता है। तो एच आता जाएगा और इसको हटाता जाएगा। जैसे ये इसको हटाएगा तो देखो H2 हट गया और एक आई नेगेटिव हट गया और एक आई पॉजिटिव आके अटैच हो गया इससे आई सी। अब दूसरा एच यहाँ दो एच रहेगी। अब तो और ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया इसका देखो, क्योंकि अब तो ये आई भी खींचेगा, इधर से ये भी खींचेगा, तो इनकी एसिडिक कैरेक्टर तो और इंक्रीज होगा। तो अगेन वही वाला स्टेप फिर होगा, अगेन फिर वही हुए, दो ओ एच नेगेटिव आए, एक पहले आ चुका था देखो ओ एच ये वाला, एक पहले आ चुका था ओ एच, अब दो ओ एच और आ गए, और दो जो आपके आई वाले पार्ट और आ गए, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगेन दो आई मिल करके ये बना देगा CI3। कुल मिला के इस कार्बन के तीनों एच हट गए और उसकी जगह तीनों आई आ गई। अब जब जैसे ये आई आ गई है तो आपका RCR बन गया, तो ये एक गुड लिविंग ग्रुप बन गया। अब अब OH जो आएगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो इसलिए मैंने बोला था कि OH जो है यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का भी काम करते हैं, बेस का भी काम करते हैं। पहले बेस का काम कर रहा था, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो ये अब न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, तो अब यहाँ क्या आके अटैक करेगा और इस पूरे पार्ट को, लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा CI3 नेगेटिव। CI3 को जैसे ही बाहर करेगा तो ये बन जाएगा एसिड RCOOH। अब ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये बेस का काम करेगा और ये एसिड का काम करेगा, तो ये अपना जो H है वो इसको दे देगा वापस ट्रांसफर, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो आपका CHI3 बन गया साथ, तो वो प्रोडक्ट बन गया RCO नेगेटिव। उसको बैलेंस करने के लिए K लगाते हो आप। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो RCO के पास जो कार्बन था, उस कार्बन के पहले तीनों हाइड्रोजन हटे, तीनों हाइड्रोजन हटके ये वाले तीनों हाइड्रोजन जो देख रहे हो ये हटे, और उसकी जगह तीनों आयोडीन आ गए। जैसे ही उस कार्बन पर जो अल्फा कार्बन था उस पर तीनों आयोडीन आ गया, वो पूरा ही हट गया, आयोडीन उस कार्बन को लेके तीनों ही बाहर निकल गए और वो एज ए CI3 बेस की फॉर्म में बाहर निकल आए। अब क्या होगा, पीछे रहेगा, पीछे बन गया एसिड। अब फिर एसिड बेस रिएक्शन हुई, जो एसिड था उसने अपना H पॉजिटिव दे दिया बेस को, कार्बन के नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए खुद का रेजोनेंस स्टेबलाइजर एनायन बना लिया, तो ये CHI3 आपका बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि जिसके पास CH3 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे वही हैलोजन के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन आपको दे सकता है, अदरवाइज ये वाला रिएक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शंस तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब CI3 हो। तो खास बात इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है फॉर्मेशन जो है वो आपका ये OH निकाल के जो निकालेगा, जैसे ये H पॉजिटिव निकालेगा ना यहाँ पर, तो यही H निकालेगा तो यही तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर जो H का निकलना है, जो H का निकलना है वही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और इस रिएक्शन को जो प्रोसीड होता है वो आपका हेलोजन का ऐड होना कोई आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है, सिर्फ H का निकलना ही आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो OH पर डिपेंड करेगा। आप ये बोल सकते हो देखो ये वाला रिएक्शन, इस वाले रिएक्शन को देखो, OH नेगेटिव वाली, OH नेगेटिव जा रहा है और कार्बन पर अटैक कर रहा है, तो ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो OH का अटैच होना रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। आयोडीन का अटैच होना, जो यहाँ आयोडीन अटैच हुए हैं, हेलोफॉर्म बने कोई भी बने, तो उससे आपका रेट जो होगा, मैं बोलूं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RCHCl3 बने या RCHBr3 बने या RCHI3 बने, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट बराबर रहेंगे। लेकिन आपने बेस चेंज कर दिया, जैसे OH नेगेटिव KOH ले लिया, KOH की जगह KOD ले लिया, OH नेगेटिव की जगह OD नेगेटिव ले लिया, तो ये वाले स्टेप में फर्क पड़ जाएगा। इसमें देखो बेटा, OH का अटैक तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये, तो इसका रेट जो होता है KOH की जगह KOD लोगे तो रेट जो होगा वो स्लो पड़ जाएगा, ड्यूटेरियम लोगे तो स्लो पड़ेगा, बिकॉज रेट डिटरमिनिंग स्टेप OH नेगेटिव का अटैक है। इवन इतना आपका रेट केमिकल काइनेटिक्स नहीं पूछा जाएगा आपसे, सीधा ये पूछा जाएगा
कि यहाँ पर जो OH है वो OH किस किस का काम कर रहे हैं बेटा, देखो KOH सर एज अ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, साथ में इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइडर। ये जो ये पॉजिटिव वाला E पॉजिटिव भी तो मिल रहा है। E पॉजिटिव क्या है? E सर पॉजिटिव, मतलब जो I2S का जो बॉन्ड पोलर हो जा रहा है QH की हाँ वजह हाँ हाँ, जो पोलर हो जा रहा है। नहीं तो हमें I पॉजिटिव H पॉजिटिव हटेगा यहाँ पर, तो H पॉजिटिव हटेगा तो उसकी जगह कौन आएगा यहाँ पर? I पॉजिटिव आएगा ना। H पॉजिटिव हटेगा तो I पॉजिटिव आएगा, तभी तो ये एज आई पॉजिटिव अटैच हुआ है, मतलब I नेगेटिव तो बाहर रह गया, ये देखो। तो ये जो इस बॉन्ड में पोलरिटी करके I नेगेटिव अलग करना, I पॉजिटिव अलग करना, ये काम भी तो इसी का है। इसीलिए हमने यहाँ एक लाइन लिखी थी, देखो ऊपर मैंने लाइन लिखा था। तो आप ये दो टाइप का रिएक्शन कर लो आप, काफी सब। NaOH लेते हो तो NaOH का काम क्या क्या हो गया, अभी देखा आपने। ये जो OH लिया तो किसकी तरह काम कर सकता है? ये रिएक्शन करवा के करवा रहा है, सॉल्ट बना रहा है, देखो। तो किसकी OX नेगेटिव भी बना रहा है। OX नेगेटिव चल के फिर आगे X पॉजिटिव भी देगा आपको। तो ये जो बेस की तरह काम कर रहा है, और किसकी तरह काम कर रहा है? NaOH यहाँ क्या काम करवा रहा है? न्यूक्लियोफाइल का भी। और क्या किया था, देखो मैंने ये काम ऑक्सीडाइजिंग भी। और एक और क्या कर सकते हो आप, एक और भी तो लिख सकते हो क्या, जो अभी देखा आपने, X पॉजिटिव या I पॉजिटिव, जो भी इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइडर, X पॉजिटिव प्रोवाइडर, उसका काम भी कर सकता है। तो ये जो हेलोजन के अंदर X2 जो डालते हो, उसको बेस की प्रेजेंस में लेते हो, तो सारे ही काम होते हैं। NaOH जो है सारे काम करता है। NaOH डालने का मकसद ये होता है कि अगर OH फर्स्ट वाली रिएक्शन में देखोगे तो आप, अब एक एक पॉइंट का आंसर आपके पास यहाँ रखा हुआ है मैकेनिज्म में। इन चीजों के आंसर सबके मैकेनिज्म के अंदर है, यहाँ दिख रहा है आपको सब कुछ। मैकेनिज्म में देखोगे आप, मैकेनिज्म में देख रहे हो, पहला जो सबस्ट्रेट पर OH ने अटैक किया, तो OH ने अटैक करके क्या निकाला था बाहर? OH ने अटैक किया, देखो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पर, यहाँ OH जाके H को ही तो निकाल रहा है। H निकालने का मतलब किसकी तरह काम हो रहा है? ये OH बेस। बेस कर रहा है। और साथ में देखो OH जो होगा, I नेगेटिव से भी I पॉजिटिव को अलग कर रहा है, तो दूसरा किसकी तरह काम कर रहा है? वो इलेक्ट्रोफाइल प्रोवाइडर का भी काम कर रहा है। और तीसरा, इधर आ जाओ आप, इधर RDS स्टेप में देखो, रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर RDS में OH किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ देखो, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कार्बन पर अटैक करके बाइंड हो रहा है। तो और इस रिएक्शन में तो रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर एल्कोहल होता 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो उसको पहले एल्डिहाइड कीटोन में भी तो कन्वर्ट करता है। पहले एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट करता, तो इसका मतलब वहां भी इसका काम आता। तो वहां भी ये काम हो जाता है। वहां क्या काम हो जाता है इसका, कि हम इसको बोलते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। तो इसके सारे टाइप के हम जो है काम बता सकते हैं कि भाई ये काम ये कर सकता है। तो बाकी अल्टीमेटली क्या है कि आपके लिए सिंपल एक क्वेश्चन आएगा कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन कौन देते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जैसे अभी जनरली हमने किया कि हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देगा? मिथाइल कीटो एल्डिहाइड या कीटोन आपका ये वाली रिएक्शन देंगे। दूसरा ये होगा कि आपके पास इस रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा आपकी और डिटेल पर चला जाएगा, तो आपसे वर्किंग पूछ लेगा, तो वर्किंग भी आप जो है इसमें बना सकते हो। वर्किंग के एग्जाम्पल भी आप इसके अंदर दे सकते हो। क्लियर? कोई डाउट हेलोफॉर्म रिएक्शन में किसी को? और ये देखो लास्ट में फिर मैंने कुछ पॉइंट भी लिखे हैं यहाँ। मैंने कहा है कि क्लोरोफॉर्म बनना, ब्रोमोफॉर्म बनना या आयोडोफॉर्म बनना, ये बनना जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट नहीं है, क्योंकि रेट डिटरमिनिंग स्टेप का पार्ट है OH का अटैक। तो जब हेलोजन आ रहे हैं तो वहां कोई रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है, इसलिए चाहे हेलोजन कौन सा है बने, सबका रेट सेम होगा। हाँ, अगर OH में OD कर दिया तो हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम भारी होता है, हैवी होता है, इसलिए वो आपकी रिएक्शन को स्लो कर देगा। तब आपका रेट KOH वाले जगह पे रेट ज्यादा हो जाएगा KOD की कंपेरिजन में। क्लियर है बेटा? कर लोगे? चलो आगे। यस सर। यस सर। अब देखो दूसरा क्या है, क्योंकि ये भी टेस्टिंग में यूज होता है, आइडोफोन टेस्ट यूज होता है, जो जो टेस्टिंग में होते हैं वो हम यही कर लेते हैं।
ये भी जो है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएक्शन भी है। आपने देखा कि आप एल्डिहाइड कीटोनों को एसिड में पहुंचा रहे हो, तो ऐसी अदर रिएक्शन भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसलिए हम एल्डिहाइड कीटोनों के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो आपका ए पार्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट, सिर्फ ऑक्सीडेशन लेते हैं एल्डिहाइडों का, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और एल्डिहाइडों को इजिली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, और कीटोन जो है वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। तो अपने पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली बात करते हैं कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं पहले हम। तो एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन में हम कुछ टेस्ट लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में। ये आपके देखो टोलन रिएजेंट, टोलन रिएजेंट से आपको देखना है फैलिंग सॉल्यूशन से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इंपोर्टेंट है बेटा, दोनों तरह से इंपोर्टेंट है, स्कूलिंग में भी और कंपटीशन में भी। और किफ रिएजेंट से, टोलन रिएजेंट से टेस्ट करना है आपको, फैलिंग सॉल्यूशन से, बेनेडिक्ट से, फिर आपने डिफरेंस देखते जाना है। जैसे पहले मैं ले रहा हूं फर्स्ट पार्ट, टोलन रिएजेंट। पहले बेटा याद करना है टोलन रिएजेंट टेस्ट, इसी का हम एक और नाम से भी इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। टोलन रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, टोलन रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो टोलन रिएजेंट से पहले हमें ये देखना है कि ये है क्या। तो ये जो टोलन रिएजेंट होता है, पहले टोलन रिएजेंट देखो, ये एमोनिकल, एग्जाम में आ जाए व्हाट इज द टोलन रिएजेंट, तो एमोनिकल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम टॉलरेंट एजेंट बोलते हैं। मतलब होता क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है AgNO3 एक्वस जैसे, और इसमें हमने क्या डाल रखा होता है, इसके अंदर जो हमने डाल रखा होता है वो हमने ये AgNO3 बेस डाल रखा होता है, अमोनिकल बेस। अमोनिकल बेस जो होता है वो हमारे पास NH4OH होता है, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NH4OH सॉल्यूशन होता है। एक्चुअली ये जो मिलकर के जो भी रिएक्शन होती है, या आप ये कह सकते हो इन दोनों को जब सॉल्यूशन को मिलाते हो तो आपकी जो रिएक्टिव स्पीसीज होती है वो आपकी Ag2O होता है, Ag2O जो है इनसोल्युबल है। बाकी जो रिएक्शन करके बनाना है NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट अलग कर सकते हो, इनकी रिएक्शन से जो H2 बनता है अलग कर सकते हो। बैलेंसिंग करने के लिए आप 2 ले सकते हो इधर, 2 ले सकते हो इधर। तो एक्चुअल में सिल्वर नाइट्रेट आपको स्टेप टू स्टेप याद रखना है। पहला पॉइंट, व्हाट इज द टॉलरेंट रिएजेंट, तो टॉलरेंट रिएजेंट जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर अमोनिकल, हाँ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में रिएक्शन क्या होती है कि जब AgNO3 को NH4OH लेते हैं तो Ag2O NH4NH3 H2O बनता है, वो इनसोल्युबल होता है। लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ पर इससे रिएक्ट करके फर्दर आपको एक्चुअल में, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा था, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बना के दे देता है AgNH3, Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर याद होगा आपको 2 होता है, AgNH3 ट्वाइस OH में कन्वर्ट होता है। तो टोलन एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दिया हो तब भी ओके, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दे रखा है तब भी ओके, टोलन रिएजेंट है AgNO3 NH4OH दे रखा है तब भी ठीक है,
और रिएक्टिंग स्पीसीज दे रखी हो तब भी ठीक है। रिएक्टिंग स्पीसीज टोलन रिएजेंट के अंदर जो होती है AgNH3 ट्वाइस सोल्यूबल होकर के OH के साथ ये रिएक्शन करता है। तो ये हमारे पास जो है इसकी रिएक्शन होती है। तो जब भी हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, पहले आपने याद करना है, दो चीजें याद रखना बेटा। पहले आपने याद रखना है कि भाई जो आप रिएजेंट ले रहे हो वो रिएजेंट है कौन सा, मतलब उसका केमिकल फार्मूला भी पता होना चाहिए आपको, और दूसरे वाला रिएक्शंस जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब होगा कि ये टेस्टिंग क्या करोगे, जब भी आप एल्डिहाइड में मिलाते हो तो ये टेस्ट होता है बेटा। देखो एल्डिहाइड होता है RCHO, RCHO इसके साथ रिएक्ट करता है, जो आप टोलन रिएजेंट डालते हो तो इसका रिएक्टिव स्पीसीज दे दो AgNH3 ट्वाइस, ऐसे करके OH बना दोगे। ये रिएक्ट करके ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, और एल्डिहाइड का आगे ऑक्सीडेशन करेगा तो उसको एसिड में कन्वर्ट करेगा। एसिड डायरेक्ट तो नहीं होगा लेकिन सॉल्ट के अंदर कर देगा, RCO कर देगा, और खुद जो होगा Ag की टर्म में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। बाकी स्पीसीज जो है आपकी वाटर और अमोनिया बाहर हो जाएंगी। तो आप एक इस रिएक्शन को देखो, तो आपने जो टोलन रिएजेंट डाला, ये रिएक्शन याद रखनी है बेटा। जैसे ही आप Ag डालोगे तो Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और Ag का मतलब क्या है, सिल्वर है बेटा। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। इसी को हम सिल्वर मिरर, बिल्कुल आपको चमकता हुआ सिल्वर दिखाई देगा, और मिरर जैसा चमकता हुआ सिल्वर दिखाई देगा, इसीलिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहेंगे। आपने करना क्या है, सिंपली आपने एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और इस टेस्ट ट्यूब में सपोज आपके पास एल्डिहाइड है, आपने एल्डिहाइड ले रखा है, और इसके अंदर आपने ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये टोलन रिएजेंट है, TR लिख रहा हूं। टोलन रिएजेंट जैसे ही डाला आपने, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका नीचे आपको शाइनिंग सी दिखाई देगी। ये शाइनिंग दिखाई देने का मतलब है Ag बन रहा है। तो ये जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सिल्वर वाला है, इस एल्डिहाइड को आपका एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हमारा टॉपिक क्या है, देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, और ओनली एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन। तो पहला टेस्ट किया आपने, इससे एल्डिहाइड की आप रिकग्निशन भी कर सकते हो, पहचान भी कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली है, तो टोलन रिएजेंट से कर सकते हैं। तो टोलन रिएजेंट रिपीट कर दो बेटा एक बार। टोलन रिएजेंट क्या होगा और क्या रिएक्शन आएगी, सिल्वर नाइट्रेट, जब AgNH3 का रिएक्शन NH4OH के साथ। जो आपका एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मतलब AgNO3 के सॉल्यूशन में एमोनिकल अमोनिया का सॉल्यूशन डाल रखा है हमने। तो ये जो एक्चुअल में ये मिल करके रिएक्शन बनाता है, ये सिल्वर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3OH। और जैसे ही एल्डिहाइड में उसको मिलाते हो तो Ag का, आप देख रहे हो यहाँ Ag का देखो खुद का क्या हो गया, Ag+ से किस में कन्वर्ट हो गया है, जीरो में, जीरो ऑक्सीडेशन तो स्टेट, खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन। और एल्डिहाइड का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो मैं एल्डिहाइड को क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं ना। रिड्यूसिंग एजेंट हो गया एल्डिहाइड इस रिएक्शन में, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो एल्डिहाइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम कर रहा है। तो आप टोलन टेस्ट, या इसको आप सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हो, आप सिल्वर मिरर टेस्ट इसका कर सकते हो। क्लियर, चलें, किसी को कोई डाउट, करना क्या है याद, फार्मूला और केमिकल नेम और रिएक्शन। फार्मूला, केमिकल नेम और रिएक्शन। तो टोलन रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट खुद रिड्यूस होंगे और एल्डिहाइडों को ऑक्सीडाइज करेंगे। चलें बेटा आगे। दूसरा देखो मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। दूसरा फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग और बेनेडिक्ट एक जैसी सी रिएक्शन है दोनों की, बस आपको फार्मूले याद करने, मतलब रिएक्टिव स्पीसीज देखनी है और केमिकल नेम देखना है। दूसरा देखो, सेकेंड, सपोज फैलिंग सॉल्यूशन, क्वेश्चनिंग भी ऐसे ही आएगी बेटा,
या तो ये पूछेगा कि फैलिंग सॉल्यूशन है क्या चीज और क्या काम आ रहा है आपका फैलिंग सॉल्यूशन। एक्चुअल में फैलिंग सॉल्यूशन है ये जो है जो डिफरेंट जो है जगह पे रखा जाता है। एक्चुअल में ये दो टाइप का होता है, एक FS1 होता है फैलिंग सॉल्यूशन 1 और प्लस फैलिंग सॉल्यूशन 2, दो सॉल्यूशन का मिक्सअप होता है। फैलिंग सॉल्यूशन 1 एक जो होता है आपके पास फैलिंग सॉल्यूशन 1 वो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट। और फैलिंग सॉल्यूशन जो 2 होता है वो फैलिंग सॉल्यूशन बेसिक मीडियम में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, केमिकल होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बेसिक मीडियम के अंदर मतलब NaH के साथ दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आपका कॉपर सल्फेट, दूसरा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एक्चुअली ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है ये कॉपर, वहां पर देखो सिल्वर का कॉम्प्लेक्स बनाता था, ये जो बनाएगा ये करेगा टू फॉर्म, इसको रोसेल साल्ट भी बोलते हैं, रोसेल साल्ट। ये जो बनाता है ये टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर, कॉपर का पहले कॉम्प्लेक्स Cu+2 आयन का कॉम्प्लेक्स बना के रखता है। जब भी हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होगी तो रिएक्शन में दोनों को मिला करके अब देखो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज क्या देखनी है। रिएक्टिंग जो इनका स्पीसीज है वो कॉपर+2 के अंदर है, तो आप कॉपर ऑक्साइड ले सकते हो, CuO ले सकते हो, Cu कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड जो है Cu2O की फॉर्म में आपको लेना है। तो कॉपर ऑक्साइड मतलब कॉपर+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सिंपल बात ये है आपका Cu+2 फॉर्म के अंदर है। तो इसकी जो रिएक्शन होगी कि इसमें भी देखो एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, तो एल्डिहाइड जैसे भी आप सपोज कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो इसके 2 मोल ले लो, तो ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा RCOH में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cu2O में। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ का कॉपर का +1, और ये जो होगा वो रेड आ जाएगा सॉल्यूशन आपका। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन जो बन जाता है वो रेड कलर का सॉल्यूशन बन जाता है। तो रेड सॉल्यूशन आने से हमें पता लग जाता है कि ये यहाँ पर रिएक्शन हो गया +2 से +1। ये देखो यहाँ भी CuO खुद +2 से +1 हो रहा है। में है ना, है? बेसिक मीडियम में है ना रिएक्शन। हाँ बेसिक मीडियम में ऊपर लिख दिया ना हमने, देखो NaH, ये रहा NaH, बेसिक मीडियम में रिएक्शन रहेगा आपका। तो RCH जो बनाएगी तो सिंपल रिएक्शन लिखा का साल्ट बनेगा, लेकिन मैंने एक सिंपल मैंने बेस यूज नहीं किया। देखो बेस यूज नहीं किया है ना, बेस यूज करना हो तो साल्ट बना देना, RCO नेगेटिव H पॉजिटिव कर देना। ठीक है, मैंने तो आयनिक फॉर्म में एक सिंपल रिएक्शन में लिख दिया। तो अल्टीमेटली हमें देखना क्या है कि हमें इजी वे में ये देखना है कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आपसे रिएक्टिंग स्पीसीज पूछी जाएगी। तो पहला पॉइंट फैलिंग सॉल्यूशन क्या होता है। फैलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सअप होता है। वो दो सॉल्यूशन कौन से होते हैं, क्या नाम बताओगे आप। सर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट एंड कॉपर सल्फेट। हाँ, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन एल्केलाइन मीडियम, रोसेल साल्ट जो है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इन एल्केलाइन मीडियम, और इधर कॉपर सल्फेट। कॉपर जो है वो एक्चुअली Cu+2 आयन, मतलब आपकी रिएक्शन तो एक्चुअल में ऐसे लिख सकते हो आप RCHO। अब मैकेनिज्म जो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसलिए नहीं दे रहा मैं आपको, सिंपल रिएक्शन बता रहा हूँ कि RCHO अगर मैं Cu+2 दूंगा तो फिर यहाँ बैलेंसिंग OH मीडियम देना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा OH मीडियम में। फिर OH मीडियम में जाकर के रिएक्शन दूंगा तो ये आपका फिर यहाँ मुझे RCO नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, Cu+1 दिखाना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिंपल वे में ऊपर वाली रिएक्शन लिख दी। CuO कॉपर जब +2 स्टेट में होता है तो ब्लू कलर का होता है, तो फैलिंग सॉल्यूशन ब्लू होगा आपका। जैसे ही फैलिंग सॉल्यूशन अगर एल्डिहाइड हुआ उसमें डालोगे तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सॉल्यूशन आपका ये वाला सॉल्यूशन क्या कलर दिखाया देखो मैंने, रेड। रेड कलर हो जाएगा। तो हमारे पास रिकग्निशन हो जाएगा कि भाई जो है रिएक्शन आपका हुआ है। तो फैलिंग सॉल्यूशन से भी आप जो है ये टेस्टिंग कर सकते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं, वो भी एल्डिहाइडों को, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
सिल्वर की तरह कॉपर वाला भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एल्डिहाइडों को एसिड के अंदर या एसिड साल्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। तीसरा रिएक्शन दिया था बेटा मैंने, तीसरा रिएक्शन क्या था आपका, मैंने लिखा था थर्ड, एक नाम दिया था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन सेम ऐसा ही है, बस उसमें एक फर्क है, जो आपने यहाँ पर ये साल्ट टार्ट्रेट का लिया है, अगर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सिट्रेट यूज कर लें, सेम फंक्शनिंग होगी, सेम वर्किंग होगी, सब कुछ सेम होगा। सिर्फ अगर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह सिट्रेट ले लिया जाए तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बाकी वर्किंग यही टेस्ट सेम, रेड कलर सब ऐसा ही आएगा। इसी के साथ ऐड कर देते हैं थर्ड वाला। फैलिंग सॉल्यूशन के बाद क्या नाम दिया था मैंने उसको, एक बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, वही एक्वस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस वही चीज क्या, सोडियम पोटेशियम साल्ट चेंज हो गया, सिर्फ टार्ट्रेट की जगह सिट्रेट ले लिया, वही बाकी NaH, सारी रिएक्शन वही, सब कुछ वही, उसका काम भी वही, कॉपर +2 के अंदर है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो जाता है। कॉपर सल्फेट में सिर्फ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह अगर सिट्रेट ले लिया जाए तो सोडियम पोटेशियम में सिट्रेट ले लेते हैं, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है। रिएक्शन जो होगी वो सिमिलर, सेम रिएक्शन होगा। कैसे, वही एल्डिहाइड, वही कॉपर +2 ब्लू कलर वाला, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कॉपर रिड्यूस हो जाएगी रेड में, सेम रिएक्शन। तो फैलिंग और इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया बेटा, फैलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़े से केमिकल का डिफरेंस है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहलों को, ये एल्डिहाइडों को ऑक्सीडाइज करने वाले कितने केमिकल हो गए, सर अभी 3 बता दिया आपने। 3 बता दिए, 3 बता दिए, 2 तो बिल्कुल ही एक जैसे हैं और एक अलग है, सिल्वर मिरर टेस्ट अलग है, लेकिन बाकी दोनों जो है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाले हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के बाद मैंने एक केमिकल और बताया था, टोटल 4 बताए थे आपको। एक मैंने बताया था शिफ्ट रिएजेंट, एक मैंने आपको बताया यहाँ पर शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट, ये शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है, ये होता है एक केमिकल होता है पैरारोजेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड। पैरारोजेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड, ये एक डाई होती है मेजेंटा कलर की, मेजेंटा कलर का डाई होता है। अगर इसमें SO2 गैस पास कर दें हम, SO2 गैस पास कर दें, तो ये जो रिएजेंट बनेगा, एक केमिकल बनेगा कलरलेस, ये कलरलेस जो चीज बनेगी, कलरलेस केमिकल बनेगा। ये कलरलेस केमिकल जो होता है इसको शिफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। मतलब अगर हम पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, एक मेजेंटा कलर की डाई है, उसमें SO2 गैस पास कर दें तो शिफ्ट रिएजेंट बन जाता है, कलरलेस। अगर इस शिफ्ट रिएजेंट को हम एल्डिहाइड में डाल दें तो ये अपना कलर वापस बना देता है। अगर एल्डिहाइड में डाल दें, एल्डिहाइड में मिक्स कर दें इसको, तो एल्डिहाइडों को ये ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद अपना वापस कलर जो है पिंक कलर प्रोड्यूस कर देता है। पिंक कलर रिटेन हो जाता है, मेजेंटा या पिंक ऐसा लिखा होगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होते, पिंक कलर रिटेन हो जाता है, पिंक कलर आपका रिटेन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को जो है हम यूज कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ रिएजेंट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ रिएजेंट आ जाता है पैरारोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, सिर्फ रिएजेंट की।
तो हुआ क्या बेटा, सिर्फ रिएजेंट एक आएगा कि चल के आपका सिर्फ बेस, वो देखेंगे आज की क्लास में होता है तब भी उसमें बता दूंगा। सिर्फ बेस जो है वो डिफरेंट थिंग है, एक सिर्फ बेस होता है और एक सिर्फ रिएजेंट होता है। पहले तो आपको केमिकल याद करना है कि भाई सिर्फ रिएजेंट होता क्या है। तो सिर्फ रिएजेंट आप क्या कहोगे कि जो डाई यूज होती है उसको अगर SO2 गैस के कलरलेस बना दें, तो डाई जो है अगर उसको आप कलरलेस बना लेते हो तो वो जो केमिकल जो जो भी केमिकल बनेगा आप तो बोलोगे पैरा रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड पर प्लस SO2, पैरा रोजेनिल हाइड्रोक्लोराइड पर प्लस SO2। तो इससे क्या होगा आपका जो है कलरलेस सिर्फ रिएजेंट बन जाएगा। तो उस कलरलेस सिर्फ रिएजेंट में अगर एल्डिहाइड डाल दी तो वापस कलर आ जाएगा। तो बेटा इसमें सोच सकते हो कि रिएक्शन क्या हुई होगी, क्या रिएक्शन बना सकते हो आप, क्या रिएक्शन सोच सकते हो। इसका मतलब पहले क्या रिएक्शन हुआ फिर क्या रिएक्शन हुआ। इसका मतलब पहले क्या हुआ कि यहां पर देखो, यहां से चीज तो समझ आ रही है ना, सिर्फ रिएजेंट एल्डिहाइड का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो सिर्फ रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पर इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर रहा है। और यहां पर देखो आपने पैरा रोजेनिन हाइड्रोक्लोराइड पहले लिया, SO2 के साथ रिएक्शन कराया, तो इसका मतलब पहले जो आपकी रिएक्शन थी उससे पहले SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन होने से ये वापस एल्डिहाइड आया तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया तो वापस उसका रिडक्शन हो गया, तो जहां से था वहीं वापस पहुंच गया वो। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ रिएजेंट क्या है यहाँ पर, सिर्फ रिएजेंट। कोई भी रिएक्शन होती है ना कि भाई SO2 कुछ तो रहा होगा ना, तो SO2 ने मेजेंटा कलर को ऑक्सीडाइज करके उड़ा दिया। अब जब ऑक्सीडाइज करके उड़ा दिया तो एल्डिहाइड डाला तो वो SO2 का फंक्शन एल्डिहाइड के ऊपर आ गया। अब एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया और ये अपनी पहले वाली स्टेज में पहुंच गया रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड में, इसलिए उसका वापिस कलर जो आ गया वो रिटेन आ गया। तो आपके पास टोटल, अब देखो सिंपलिंग में चलते हैं, बिल्कुल सिंपल टाइप क्वेश्चन में और फिर लेवल वाइज चलेंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन जो है वो किस किस रिएजेंट से कर सकते हैं, तो आप 4 रिएजेंट ले सकते हो बेटा, 4 टेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर मिरर कर सकते हो, फेलिंग सॉल्यूशन कर सकते हो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो और सिर्फ रिएजेंट कर सकते हो। फिर फर्क क्या होगा, कौन से वाला कहां पर यूज करेंगे हम, तो देखो ये एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं अपने। सपोज आपके पास एक तो टोलन रिएजेंट है, और जो आपके पास दूसरे वाला फेलिंग है, किस किस पर एप्लीकेबल है। टोलेंट रिएजेंट जो यूज होगा ये आपका इन के लिए यूज हो सकता है। देखो एलिफेटिक एल्डिहाइड आए, एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड तो आपका टोलन रिएजेंट भी काम कर लेगा और फेलिंग सॉल्यूशन भी काम करेगा। एलिफेटिक मतलब जिसमें RCHO, एराइल या बेंजीन ग्रुप वो नहीं, RCHO, तो दोनों टेस्ट दे देंगे। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड टेस्ट तो एल्डिहाइडों के ही होने हैं ना, कीटोनों के तो होने नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसमें मतलब एराइल या बेंजीन रिंग अटैच हो, तो आपका टोलन टेस्ट तो तब भी हो जाएगा, फेलिंग सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में तो डिफरेंशिएट हो गया आपका। एल्डिहाइड अगर एलिफेटिक है तो टोलन भी देगा और फेलिंग भी देगा। अगर एरोमेटिक है तो सिर्फ कौन देगा, टोलन टेस्ट हो जाएगा, फेलिंग नहीं होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो, ये तो एसिड ही आ गया, एसिड आ गया तो फिर कोई सा भी नहीं देगा, एसिड आ गया तो फिर आपका कोई सा भी टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, स्पेशली फॉर्मिक एसिड, तो सर CO2 में हो जाएगा कन्वर्ट। हाँ फॉर्मिक एसिड देखो, फार्मूला देखो, फॉर्मिक एसिड में बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप भी बन रहा है, देखो HCO
OH, ये फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो ये टेस्ट दे देता है भाई, वैसे तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते, बट फॉर्मिक एसिड जो होगा, बिकॉज उसमें कार्बोनेट आयन है, वो आगे चल के CO2 में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो ये वाला टेस्ट दे देगा। बट इसमें बनेंगे कार्बोनेट, ये खुद ऑलरेडी एसिड है, आगे थोड़ी एसिड बना सकता है, तो कार्बोनेट बना देगा। तो ये दोनों ही देंगे, टॉलेंट भी दे देगा, फेलिंग भी दे देगा। तो कहने का मतलब है पहले ऊपर वाले दोनों एल्डिहाइड थे बेटा, पहले वाले दोनों एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइडो में अगर आपका एलिफेटिक है तो दोनों टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन एरोमेटिक है तो सिर्फ टॉलन होगा, फेलिंग नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई से भी नहीं देंगे, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में स्पेशली फॉर्मिक एसिड है तो फिर दोनों टेस्ट आ जाएंगे, दोनों में टेस्ट हो जाएगा। बट फिर देखो अगर मान लो कीटोन है, बताओ क्या होगा कीटोनों में? कोई नहीं देगा। कोई भी नहीं देगा। कीटोन है तो कोई नहीं देगा, बट इसकी जगह पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब इन चीजों पे ध्यान देना ना आपको, अगर आपके पास अल्फा, तो अलग से एक एल्डिहाइड पार्ट बन जाएगा ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो देखो अल्फा हाइड्रोक्सी का मतलब RCO कीटोन के अगले वाले कार्बन पे अगर CH2OH ग्रुप है, तो थोड़ी देर पहले बताया था ना मैंने कि इसमें ये H और ये H निकल जाएंगे तो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। तो डायरेक्ट कीटोन है तो नहीं टेस्ट देंगे बेटा, लेकिन अगर आपके पास डायरेक्ट कीटोन की बजाय अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मतलब कीटोन के आगे वाला है ग्रुप, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है, देगा बेटा। फर्क क्या होगा इसमें जब ये देगा तो RCO, ये CH2OH है तो उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कीटोन वाले पार्ट पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इधर वाला तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये वाला पार्ट। प्रोडक्ट जो बनेंगे वो आपके RCO वैसा का वैसा रह जाएगा। दूसरे वाला पार्ट है, डिपेंड ये करेगा कि भाई इसमें आपका RCHOH ये अल्कोहलों में कन्वर्ट, इधर इफेक्ट हुआ, इधर इफेक्ट हुआ, प्रोडक्ट लास्ट में मैकेनिज्म कुछ कुछ रहता है, तो हाइड्रोक्सी एसिड में कन्वर्ट हो। बट कीटोन यही है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन किस टाइप की है ये आपने देखना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर देखो इस टाइप की बजाय ऐसे की है, दोनों साइड R है, RCHOH और COR है। अब RCS, ये तो RCHOH बनेगा नहीं, तो दोनों ही कीटोनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर इधर कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये क्लियरली कीटोन हो गया, ये तो फिर भी इसके साथ वाला पार्ट था। तब ये हो जाएगा RCO, इधर भी CO, फिर एसिड तो बन नहीं सकता। तो कहने का मतलब आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीटोन देंगे नहीं देंगे, आप बोलोगे कीटोन नहीं देते हैं, लेकिन कौन दे देता है, क्या दे देंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन दे देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी, बस ये बात याद रखो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपका जो है वो दे देगा। ऐसे देखो हेमी एसिटल बनाए थे हमने कुछ, अगर आपके पास हेमी एसिटल है तो हेमी एसिटल दे देंगे, लेकिन हेमी कीटल नहीं देंगे। फिर हेमी एसिटल दे देगा लेकिन हेमी कीटल, हेमी एसिटल कैसे देगा, देखो ये भी देख लो कि भाई देगा कैसे। RC, याद है मैंने हेमी एसिटल बताया था कि आधा एल्कोहल जैसा और आधा ईथर जैसा पार्ट, इधर COH, नीचे की साइड COR, तो इसीलिए इसको हेमी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका ये अल्कोहल वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट जब भी रिएक्शन करोगे RCO वो अलग हो गया, R-OH अलग। तो आपका इसके अंदर ये दोनों दे देंगे हेमी एसिटल, लेकिन हेमी एसिटल की जगह अगर आपने हेमी कीटल ले लिया, कीटल आ गया ना, दोनों साइड OR ईथर आ गया, तो फिर आपका हेमी एसिटल की जगह हेमी कीटल, कीटल मतलब यहां भी H की जगह भी R आ गया, तो फिर आपका रिएक्शन नहीं जाएगा। हेमी कीटल हो चाहे आपका एसिटल कीटल हो, हेमी कीटल, पूरा एसिटल, पूरा कीटल, इनमें कोई भी है तो दोनों रिएक्शन नहीं, सिर्फ कौन सा रिएक्शन देगा, कीटल और हेमी एसिटल आपका इसमें देगा, या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल देगा।
अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल। कीटो जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, वैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल ये आपका रिएक्शन जो है वो दे सकता है। तो इस चीज में देखो आपका, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाली जो रिएक्शन हो रही है, तो आप एल्डिहाइडों से स्टार्ट करोगे। पहले बोलोगे एल्डिहाइड, तो आप बोलोगे भाई एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड एक ही टेस्ट देगा। फिर आ जाएंगे एसिड में, एसिड बोलोगे ये टेस्ट नहीं देंगे, दोनों ही नहीं देंगे, लेकिन कौन दे देगा दोनों टेस्ट? तो बोलोगे भाई फॉर्मिक एसिड दोनों टेस्ट दे देगा। फिर आ जाओगे कीटोनों में, बोलोगे कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, लेकिन कौन टेस्ट दे देगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देगा। फिर बोलोगे एसिटल या कीटल अगर आएंगे, तो पहले एसिटल की बात करते हैं। हेमी एसिटल नहीं देगा, हेमी एसिटल देगा लेकिन एसिटल नहीं देगा। हेमी एसिटल देगा लेकिन एसिटल नहीं देगा। कीटल नहीं देते, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल देते हैं। कीटल कैसा भी हो नहीं देगा कीटल, कीटल चाहे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल देगा। तो अब आप ये देखो कि आपके, अगर ये वाले देखें, कीटोन से आगे चलो आप, कीटोन से एसिटेल कीटेल तक चलो, सिर्फ देंगे कौन? कीटोनों में कौन देगा? सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटेल, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल। अब ये कीटल एसिटल क्या है? ये एल्डिहाइड से रिएक्शन बराबर आके हम ऑलरेडी देख के आ चुके हैं, जो अल्कोहलों से आपने एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन बनाई थी। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये रिएक्शन देते हैं। बाकी अपने आप ध्यान रख लेना, नहीं देते कीटल, कीटल वाले याद करने में आसानी हो जाएगी। कीटल वर्ड यही आता है, कीटोन वर्ड आता है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल ये वाली रिएक्शन देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटल ये देंगे। बाकी जो है एसिटल कीटल बाकी सारे नहीं देंगे। फिर उसमें सिर्फ एक हेमी एसिटल होगा, क्योंकि उसमें COH ग्रुप आएगा, सेकेंडरी ग्रुप आ जाएगा ना, CHOH वाला। ऑलरेडी आपकी, जहां तक मुझे ध्यान लगता है कि भाई ये भी मैं आपको बहुत आगे की बातें बता रहा हूँ, आपका यहां तक याद कर लो, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड तक, यहां सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन तक। जो ऊपर वाले 6 हैं वो अच्छे से याद कर लो, कि ऊपर वाला 6 जो मैंने आपको दिया है वो आपने अच्छे से याद करना है कि भाई कहाँ रिएक्शन हो पाएगा और कहाँ रिएक्शन नहीं हो पाएगा। कर लोगे ये टेबल याद? यस यस सर। सर। तो ये देखो, ये टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कि आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे। तो आपको हेलोफोम रिएक्शन का हेल्प लेना पड़ सकता है आपको, और फैलिंग सॉल्यूशन टोलन रिएजेंट वाली रिएक्शन का देना पड़ सकता है। या टोलन और फैलिंग में भी कई बार आपको ये रिएक्शन देना पड़ सकता है। एक मैंने अभी आपको सिर्फ रिएजेंट बोला था, सिर्फ रिएजेंट वाली टेस्ट जो है वो जनरली एल्डिहाइड जब हाई कंसंट्रेशन में होते हैं तभी देते हैं ये रिएक्शन। जो मैंने सिर्फ रिएजेंट वाला था, ये जो एल्डिहाइड होने चाहिए, ये सिर्फ एलिफेटिक देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ फ्री CHO ग्रुप। पॉजिटिव टेस्ट करना है तो इसका मतलब एसिटल उसिटल, जो जितने ये एसिटल कीटल हैं वो सब ये वाला टेस्ट देंगे ही नहीं। ये सिर्फ, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे। ये सिर्फ जो होता है ये पार्टिकुलर टेस्ट होता है, पार्टिकुलर टेस्ट होता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड हो और हाई कंसंट्रेशन आपका उसके अंदर है, देन आप ये रिएक्शन कर सकते हो। क्लियर है? चलें आगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। यस सर। तो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी एल्डिहाइड एंड कीटोन की। और ऑक्सीडेशन में स्लाइट ऑक्सीडेशन हम लेके चले थे हेलोफोम रिएक्शन में, फिर हमने हेलोफोम के साथ साथ दूसरी जो टोलन और फेलिंग ये वाली रिएक्शन हमने कर ली। नेक्स्ट आ जाओ फिर, नेक्स्ट अलग से हेडिंग दे दो, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। यहां पर हम एक चीज और भी तो कर सकते हैं, जब हमने वहां से ये रिएक्शन लिया तो सिर्फ अभी एक केस फर्स्ट बनाया था ना हमने, हमने ये केस फर्स्ट बनाया था कि हमने किसके साथ रिएक्शन देना था फर्स्ट वाले के अंदर, सिर्फ
एल्डिहाइड और का रिएक्शन। अगर मान लो कीटोनों का करना हो देन क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करना हो तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड होगी। एक ये पॉइंट डाल देते हैं, नोट लिख के डाल देते हैं, क्योंकि उसमें भी अगर एक आधा पार्ट बन जाए कि अगर कीटोनों का करना भी पड़े तो हम कैसे करेंगे अब। तो ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन करना हो। तो सर उसमें एक आर को हटाना पड़ेगा फिर। हाँ बस बस वही चीज बताने जा रहा था मैं। ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन वैसे तो होता नहीं है, इजीली तो होता नहीं है, लेकिन अगर करना ही हो तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जो कर सकते हैं सिर्फ बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है काफी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो भी बॉन्ड ब्रेक ही कर देगा, और उसमें भी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मतलब हीट भी करना पड़ेगा। लेकिन खास बात यह है कि इसमें ये यूज कर लेना, यूजिंग पॉपऑफ रूल। एक रूल यूज होता है पॉपऑफ। पॉपऑफ रूल, पॉपऑफ रूल का मतलब होता है ओरिजिनल सीओ, कीटोन वाला ओरिजिनल सीओ ग्रुप है, ओरिजिनल सीओ ग्रुप गोज विद स्मॉल आर, स्मॉल एल्काइल ग्रुप। ओरिजिनल सीओ ग्रुप गोज विद स्मॉल आर ग्रुप, स्मॉल आर ग्रुप के साथ ओरिजिनल ग्रुप से आता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HNO3 कंसंट्रेटेड लेते हो आप, KMNO4 लेते हो, ऐसी चीजें यूज करोगे आप तो आप ब्रेक कर सकते हो। इसमें बस फर्क इतना है कि आपको ये ध्यान देना है कि ओरिजिनल सीओ ग्रुप किसके साथ जा रहा है। ओरिजिनल ग्रुप आपका, जैसे एज एग्जांपल कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो एक CH3 और मैंने दे दिया CH3CH2CO CH3। अब है तो कीटोन, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह लेके ब्रेक करो आप। तो कैसे ब्रेक करोगे, देखो आप, तो आप क्या करो, जो ओरिजिनल ये है आपका बड़ा ग्रुप, ये लार्ज है, और ये स्मॉल ग्रुप है CH3, ये ओरिजिनल सीओ है, तो ओरिजिनल सीओ को इसके साथ रखो, स्मॉल के साथ, बॉन्ड को यहां से ब्रेक करो। एसिड में दोनों ही कन्वर्ट होने हैं, एसिड में आपने दोनों ही जाने हैं, यहाँ से ये भी एसिड में जाना है, वो भी एसिड में जाना है, ये कार्बन भी एसिड में और ये वाला भी, लेकिन ओरिजिनल छोटे के साथ। ऐसा क्यों करते हैं, सिमेट्री की, मोलिक्यूल सिमेट्री की तरफ ज्यादा जाता है तो बराबर के कार्बन वाले एसिड बन जाएंगे आपके। इसको पोपोप रूल बोल देते, कोई ज्यादा बड़ी कोई कंडीशन नहीं है, बस इसमें आपको पोपोप रूल बोल देते हैं इसमें। और इससे पहले एक चीज बताया था मैंने कि सेलेनियम ऑक्साइड बताया था, वो सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है आपकी अल्फा पोजीशन जो कार्बन CO वाली होती है उसको भी CO2 में कन्वर्ट कर देता है। एक आप ये ले सकते हो कि जो सेलेनियम ऑक्साइड होता है SeO2, जो SeO2 होता है वो आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा पोजीशन करता है। इसी को कर देता है इनटू CO, ये कन्वर्ट कर देता है। जैसे मान लेते हैं आपके पास CH3 COCH3 आ गया, रिएजेंट स्पेशली आपने सेलेनियम ऑक्साइड ले लिया, तो ये CO तो है ही, इसके पास वाले को भी एक को CO कन्वर्ट कर देता है, सिलेक्टिव होता है CO, तो ये CHO। सेलेनियम ऑक्साइड जो होता है इसका एक स्पेशली वर्क होता है, सेलेनियम ऑक्साइड रिएक्शन को जो पास वाले हाइड्रोजन होते हैं उनको हटा करके और O में कन्वर्ट कर देता है। एक्चुअली करता क्यों है ये, क्योंकि बस ये तो सिंपल सी रिएक्शन है, सेलेनियम है, सेलेनियम है तो जैसे ऑक्सीजन फैमिली का ही तो है, ऑक्सीजन फैमिली का है तो वैसा आपका रिएक्शन दे सकता है वो। ऐसे मान लेते हैं आप एज एग्जांपल, ये CH, अगर CHO है तो इधर H होगा, इधर H होगा। अब आपने सिलेनियम डाल दिया SCO2, SCO2 रिएक्ट कर सकता है, उसी फैमिली का तो है, तो SCO2 है तो क्या करेगा, इधर से आपका यहाँ भी H2O बाहर कर देगा, जितना भी आपके पास H2O है उधर को बाहर कर देगा, और आपका ये रिएक्शन रह जाएगा Se अलग H2O अलग, वो जितने होंगे उसके हिसाब से उधर वाले को भी CHO में दोनों
एक ऑक्सीजन दे देगा इसको, सिलेनियम बाहर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन 2H के साथ बाहर हो जाएगा और इसको भी स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, ज्यादा नहीं, कभी कभार रेयरली रिएक्शंस आती हैं, बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। रेयरली रिएक्शंस आती हैं तो उसमें आप इसका ये रिएक्शन हटा सकते हो, आप दे सकते हो कि जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कीटोन की भी कर सकते हो, उसको हम पोपोफ रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। पोपोफ रूल का मतलब यही होता है कि जो आपका CO ओरिजिनल है उसको आपने छोटे ग्रुप के साथ अटैच कर देना है, जिससे कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री बनी है, और कोई बड़ा यूज नहीं है उसका, ओनली जो है ये आपका सिमेट्री के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपके एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब आ जाओ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड with ammonia derivative. रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया डेरिवेटिव। पहले हमें अमोनिया डेरिवेटिव का इंट्रो देखना होगा, इंट्रोडक्शन। देखो अमोनिया क्या होता है, NH3 NH2H को अमोनिया बोलते हैं। ये हटा के कोई ग्रुप लगा देते हैं अपने, इसको हटा के कोई ग्रुप लगा दो बेटा, ये बन जाएगा आपका एन, इसको हम बोल देंगे अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया का H हटा के कोई रिएक्शन करते हैं तो इसको हम अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। रिएक्शन बहुत सिंपल है कि आपका न्यूक्लियोफाइल एडिशन ही तो करना है, C डबल बॉन्ड O है, H2O बाहर कर दो, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इसने अटैच होना है। खुद ये नाइट्रोजिनस वाला क्या होता है, बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, इवन वीक बेस होते हैं, तो थोड़ा सा हमें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है यहाँ पर पीएच रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए 4, 5, 6 तक। तो इससे होगा अलग अलग, अब जी क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो C डबल बॉन्ड O H अटैच हो जाएगा, ये आपके पास जो है नया बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, C डबल बॉन्ड N। ये रिएक्शन देना, तो NH2G और रिएक्शन जो होगी CO NH2G में H2O बाहर कर दो। बस आपको इसकी अगर स्ट्रक्चर याद है तो सिंपल फॉर्मिंग हो जाएगी, जैसा आप रिएक्शन बनाते जाओगे उस टाइप से रिएक्शन होता जाएगा। तो NH2G में क्या देख सकते हो, तो ऐसे कुछ ये केमिकल कुछ याद, हाँ बोलो। सर जैसे कि ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की है, तो सर इसमें अमीन क्यों नहीं बनता है, उसमें से एक H क्यों हट जाता है बाद में? बाद में एलिमिनेशन होता है ना, सर ऐसा पहले क्यों? एडिशन, अगर आप सीधा वहीं जोड़ के रखोगे तो देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, अगर वैसा ही जोड़ के रखोगे तो sp3 में जुड़ेंगे सारी चीजें, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हिंड्रेंस अपना कम करेगा ये, क्योंकि G ग्रुप भी काफी बड़ा है, इसलिए वाटर को एलिमिनेट भी कर देगा, लास्ट में एलिमिनेशन भी हो जाएगा। तो ठीक है, उसके लिए तो हमें अल्कोहलिक KOH या कोई नहीं वैसी? वो ना वो ये चीज डिसाइड करेगी, पीएच है ना, पीएच डिसाइड करेगा, सारी मैकेनिज्म के पॉइंट है कि पीएच डिसाइड करता है कि आप जो है कहां तक रिएक्शन ले जाते हैं। तो यहाँ रिएक्शन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी कर दिया मैंने, OH2O बाहर कर दो, लेकिन है ऐसा थोड़ी ना, इतना इजी थोड़ी है ये, इसमें तो कई स्टेप्स आएंगे ना। तो याद करने के हिसाब से आपको बस सीधा कर दिया कि भाई यहाँ से ये करो, ऐसे लगा दो आप, तो आपकी आंसरिंग आ जाएगी, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। अब आपको ये है कि NH2G में क्या क्या ले सकते हो, देखो आप, तो देखो जो NH2G में ले सकते हैं एग्जाम्पल रिएजेंट, रिएजेंट में आप देख रहे हो NH2G। अब ये G क्या हो सकता है, देखो G जो हो सकता है OH हो सकता है, NH2OH इम्पोर्टेंट है।
कई बार है छोटी सी चीज, लेकिन इंपोर्टेंस यहाँ बढ़ जाता है। NH2OH, NH2OH का नाम होगा हाइड्रोक्सिलेमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन। और क्या दे सकते हैं? NH2 दूसरा भी NH2 जोड़ दें। ये की जगह ये OH नहीं लिया, इसकी जगह मैंने क्या ले लिया? NH2, तो ये हाइड्रोजन हो गया। NH2 को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। अब मैंने क्या कर दिया? NH2 NH के साथ C6H5 अटैच कर दिया, इसका नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। अब ये जी हो गया, ये ग्रुप हो गया जी, फिनाइल हाइड्रोजन। अब ये कर दिया मैंने NH2NH, यहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया इधर और यहां, ये बन गया मेरे पास जो अब मैंने लिखा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। मतलब पहले स्टेप से आगे वाले स्टेप जोड़ते जाओ। पहले वाला जी हटा के OH लगाया हाइड्रोक्सिलेमीन, फिर NH2 लगाया हाइड्रोजन, फिर NH का H और हटा के बेंजीन रिंग लगा दी फिनाइल हाइड्रोजन, फिर बेंजीन रिंग पे दो नाइट्रो ग्रुप भी लगा दिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसको DNP टेस्ट में यूज करते हैं। DNP बोलते हैं डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, या ब्रेडी रिएजेंट बोलते हैं, ब्रेडी रिएजेंट। टू टू DNP टेस्ट होता है, DNP। अब इसमें क्या कर दिया हमने? NH2 NHCONH2 कर दिया। इसे सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं, सेमी कार्बेजाइड। तो देखो पहले अमोनिया डेरिवेटिव इतना कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। NH2G, सबसे पहले ऊपर वाली रिएक्शन आपने याद कर ली, NH2H हटा के कोई G लगा तो उसको हमने अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव की किसी की भी एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करेंगे, वाटर रिलीज करना है आपने, रिएक्शन ऐसे बन जाएगी CN। अब ये ऐसे अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से हो सकते हैं, रिएजेंट क्या क्या हो सकते हैं? NH2G की जगह NH2OH, NH2NH2, NH2NH3CH5, और NH2NH3CH5 पे भी दो नाइट्रो 2 और 4 पे, और NH2NHCONH2। अब सपोज आपको रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन करने से पहले एक बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला है छोटा सा पॉइंट, इजी सा भी है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है वो। अब क्या ट्विस्टिंग है इसके अंदर, आप देखो, आपके पास NH2OH है, मान लो इससे रिएक्शन करवाना है, फर्स्ट वाले से आपको इससे रिएक्शन करवाना है, तो NH2OH में देखो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है? NH2OH में कौन कौन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? सर ऑक्सीजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। भी हो सकता है। बस यही क्वेश्चनिंग में फंसेंगी, यही आएगा, क्वेश्चनिंग होगी यहीं पे। NH2 भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है? इसकी नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, जिसका नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर मैं रिएक्शन कराऊं CO का NH2OH से, तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल मुझे सिलेक्ट करते हुए चलना है। तो ये नाइट्रोजन वाला H हटाऊंगा, ऑक्सीजन से अटैच नहीं करूंगा, नाइट्रोजन से करूंगा, और नाइट्रोजन कार्बन पर अटैच होगा CNOH। अब जो ये बनेंगे इनको बोलते हैं ऑक्सिम, इनको ऑक्सिम्स बोला जाता है। तो अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन करूंगा, तो हाइड्रोक्सिल एमीन जो है आपका, वो ऑक्सिम्स बनाएगा, C डबल बॉन्ड N OH बनेंगे ऑक्सिम्स, क्योंकि नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और CO के साथ नाइट्रोजन अटैच करेगा। अब देखो हाइड्रोजन ले लूं, हाइड्रोजन दूसरा देखो, हाइड्रोजन NH2NH2 में बेस्ट न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफाइल कौन कौन है इसमें? हाइड्रोजन में न्यूक्लियोफाइल तो दोनों ही है बेटा, दोनों नाइट्रोजन है, एक जैसे हैं, किसी को मिला दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। C डबल बॉन्ड O, इधर भी NH2, सिमिलरिटी, दोनों न्यूक्लियोफाइल की सिमिलरिटी है, तो मैं यहीं से अटैच कर देता हूँ, कोई इशू।
प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा C डबल बॉन्ड ON NH2। ये हाइड्रोजीन है, तो ये जो केमिकल बनता है इसका प्रोडक्ट बनता है, इसको जोन बोलते हैं। ये हाइड्रोजोन हो जाए, जीन की जगह इनको जोन बोलोगे, जोन। रिएक्शन सिंपल रहा। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, देखो तीसरा फिनाइल हाइड्रोजीन। फिनाइल हाइड्रोजीन में देखो, आप देखो दो दो नाइट्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल दो है, लेकिन आपको ये देखना है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। क्वेश्चनिंग यही होगी, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल आपको बताना है कि इसके अंदर बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। अब यहां देखो, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर कहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी रख सकता है? सर रेजोनेंस में। रेजोनेंस में। तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल फिनाइल रिंग का नाइट्रोजन नहीं हुआ, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा हुआ? जो बेंजीन रिंग से दूर है। इसलिए आपको प्रोडक्ट में वो नाइट्रोजन अटैच करना है जो बेंजीन रिंग से दूर हो, जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन रिंग से दूर हो, जो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल अटैच करोगे तो क्या रिएक्शन दे सकते हो? T डबल बॉन्ड हो NH2 NH, और इधर बेंजीन रिंग। तो ये वाला नाइट्रोजन से H हटाना है आपने, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। वही वैसा ही जोन बना दोगे, फिनाइल हाइड्रोजीन है तो फिनाइल हाइड्रोजन हो जाएगा, N NH C6H5। सिमिलर आपका जो है 2,4-DNP वाला टेस्ट दे सकते हो आप। ये हाइड्रोजीन है, ये फिनाइल हाइड्रोजीन था, तो ये बन जाएगा आपका फिनाइल हाइड्रोजन। 2 DNP में वही है, जो फिनाइल रिंग से दूर होगा, फिनाइल रिंग से जो दूर होगा वो बेस्ट। न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये काफी इंपोर्टेंट केमिकल है, इसी को हम बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, 2,4-DNP भी बोलते हैं इसको, DNP टेस्ट भी बोलते हैं, ब्रेडी रिएजेंट भी बोलते हैं। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका भी बेस्ट न्यूक्लियोफाइल तो ये हुआ, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है 2,4-डाइनाइट्रो वाला, इसको हम इसकी टेस्टिंग में यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हमें देते हैं कलर्ड कंपाउंड देते हैं। तो ये जो है ये कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, अलग अलग के अलग अलग कलर्ड। कैंडिड कंजुगेशन। तो कलर्ड कंपाउंड बनता है, तो ब्रेडी रिएजेंट या 2 DNP टेस्ट इसको बोलते हैं। तो आप इससे एल्डिहाइड कीटोनों को तो सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए तो फैलिंग में जाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप CO ग्रुप की रिकॉग्निशन कर सकते हो। कलर्ड कंपाउंड देते हैं ये, उसके अंदर जो रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ब्रेडी रिएजेंट है, ये अलग अलग कंपाउंड दे रहा है, देर इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, देयरफॉर यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मतलब इससे ये बता सकते हो कि अल्कोहल नहीं है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है ये वाला कंपाउंड। डिटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की फॉर्म में इसको हम यूज कर सकते हैं। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है फिर यहां पर ज्यादा। एक लास्ट मैंने इसमें क्या बताया था, सेमी कार्बेजाइड। तो सेमी कार्बेजाइड पूछा गया है कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया था कि वही क्वेश्चन यही जैसे अभी किया हमने, कि यहां पर तो नाइट्रोजन सारे ही है, 3-3 नाइट्रोजन है, NH2 NH NH2। तो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा? इसमें भी तो वही बात हुई ना बेटा,
बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इधर भी देखने में क्या लगेगा, इधर भी NH2 है सर और इधर भी NH2 है, लेकिन ये वाला रेजोनेंस में जाएगा, CO से दूर वाला जो ग्रुप होगा, मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो दूर वाला होगा वो बेस्ट होगा, तो ये बेस्ट होगा न्यूक्लियोफाइल। तो सेमी कार्बोजाइड से भी जब आप रिएक्शन करोगे, रिएक्शन CO, ध्यान रखना है जो NH2 CO से ज्यादा दूर है वो यूज करना। इस साल ये क्वेश्चन आया था, 4-5 साल पहले आया था, तो दोनों प्रोडक्ट बना रखे थे, क्योंकि बच्चों ने सोचा NH2 वाला चीज याद कर लेते हैं, लेकिन NH2 तो इधर भी था इधर भी था, लेकिन ये CO के क्लोज था और ये CO से फार था। यहां से जो आपका H2 निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको करना क्या है, जो 4-5 आपके रिएजेंट है, ये सेमी कार्बेजोन हो जाएगा प्रोडक्ट, सेमी कार्बेजोन प्रोडक्ट हो जाएगा। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि पहले आप अमोनिया डेरिवेटिव याद कर लो कि भाई हाइड्रोक्सिलेमीन है, हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजीन है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, ये सेमी कार्बेजाइड। और उसका ये देख लो कि कौन से वाली जगह जो है बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है जहां से वाटर रिलीज कर सकते हैं। इवन आप ये भी तो ले सकते हो, अमोनिया डेरिवेटिव में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, ये भी तो बना सकते हो आप। वो भी तो इसी का ही पार्ट है। जैसे मैं आपको ये बोल दूं कि रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, भी एक सिंपल सी रिएक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अभी लास्ट ईयर ही आया है। प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन भी तो RNH2 है, डेरिवेटिव ही तो है प्राइमरी अमीन, R लगा दिया है चटा करके प्राइमरी अमीन। तो CO ग्रुप के साथ देखो प्राइमरी अमीन का रिएक्शन करोगे तो बन जाएगा बेटा, H2 बाहर निकल आएगा और यहां से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा C+N R। ये जो बना है प्राइमरी अमीन का जो प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। ये हमारा जो होता है वो शिफ्ट बेस है। एक पहले सिर्फ रिएजेंट किया था अभी आपने पीछे, वो सिर्फ रिएजेंट, दोनों ऑप्शन होंगे, सिर्फ रिएजेंट सिर्फ बेस। तो सिर्फ बेस कैसे पढ़ोगे बेटा, किससे बनेगा सिर्फ बेस, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद प्राइमरी अमीन, सिर्फ बेस फॉर्म रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन विद, सीधा क्वेश्चन आएगा सिर्फ बेस किससे बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड से अगर प्राइमरी अमीन का रिएक्शन होता है तो सिर्फ बेस बनता है। और रिएक्शन आप सेकेंडरी अमीन के साथ भी ले सकते हो, ये रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन का फार्मूला होता है R2NH, यहां तो एक ही H है देखो, तो सेकेंडरी अमीन में तो ये आपका रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन, फॉर्मेशन ऑफ सिर्फ बेस, और रिएक्शन विद सेकेंडरी अमीन फॉर्मेशन ऑफ इन एमीन, इन मतलब डबल बॉन्ड, इन एमीन। तो ये रिएक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका CO ग्रुप है, CO ग्रुप के 2 कार्बन लेने पड़ेंगे आपको, C+O, उसके अल्फा कार्बन पे भी आपको एक H चाहिए एटलीस्ट, CNH, क्योंकि सेकेंडरी अमीन है तो N के साथ H, ऐसे बना कैसे बना कैसे बना, ऐसे कैसे जाएगा, ऐसे थोड़ी जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से आप C+O निकालना चाहते हो और H निकालना चाहते हो,
यहाँ पे, यहाँ के पास सिर्फ H है, तो हमें क्या रिएक्शन सोचनी पड़ेगी? हमें चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का हो गया सपोज CO, एक तो ठीक है CO, और एक अगर कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास इन एमीन चाहिए ना, NH2। इन एमीन कैसे बनेगा? ये प्रोडक्ट चाहिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन NR2, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। हाँ, ये ठीक तो कर रहे हैं। कार्बन R CH2 सपोज CH, इधर एमीन N, इसके पास एक ही H, ऐसे H2 रिलीज कराएंगे तभी तो बन पाएगा। तो R CH डबल बॉन्ड CH NR2, तो ये इन NR2 एमीन, तो इन एमीन बनेगी इसमें, इन एमीन डबल बॉन्ड वाली इन एमीन बनेगी। तो आप अमोनिया डेरिवेटिव कोई भी कर लो। अमोनिया डेरिवेटिव एक बार रिपीट कर दो बेटा, क्या क्या अमोनिया डेरिवेटिव लिए हैं आपने? H हटाते गए, क्या क्या लेते गए? सर उसमें हाइड्रोजन, पहले में OH लिया बेटा, हाइड्रोक्सिल एमीन, ऑक्सिम बने। OH लिया आपने, ऑक्सिम बने। हर किसी में न्यूक्लियोफाइल ऐड करते गए आप। यही इतनी सी बात तो याद करनी है कि आपने रिएक्टेंट क्या लिए, वो फार्मूले याद करने। देखो पहले ये याद किया आपने, जी में आपका पहला NH2OH लिया, फिर NH2 लिया OH की जगह, फिर NHC6H5 लिया, फिर NH के C6H5 के साथ दो नाइट्रो लिए, फिर NH के साथ CONH2 और ले लिया, NH के साथ CONH2 ले लिया। फिर आपने क्या, प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन लिया, NH2 के साथ एक R लगाया, फिर N के साथ दो R लगाए। तो इन सब के साथ जो भी रिएक्शन किया आपने, न्यूक्लियोफाइल देखा और उसको वहां पर अटैच किया। लेकिन आपने अभी क्वेश्चन भी किया कि सर इसमें आपने वाटर रिलीज क्यों कर दिया, एलिमिनेशन क्यों कर दिया? इस चीज का वैसे तो स्टोरी बड़ी लंबी है, लेकिन आप इस चीज को इस फॉर्म में याद कर सकते हो कि यहाँ बार बार देख रहे हो कि कार्बोनिल जो रिएक्शन है, उस कार्बोनिल में हम रिएक्शन जो ले रहे हैं उसके अंदर हम एसिड कैटालाइज रिएक्शन कर रहे हैं। मतलब मीडियम क्या ले रहे हैं? मीडियम जो है थोड़ा सा एसिडिक ले रहे हैं। तो ये एसिडिक मीडियम क्यों लेते हैं? तो नॉट, वहां से हमें पता लग जाएगा कि यहां पर हम जो रिएक्शन लेते हैं, तो रिएक्शन टेक प्लेस इन माइल्ड एसिडिक मीडियम। अब पॉइंट आता है एसिडिक मीडियम क्यों हुआ, एसिड कैटालाइज क्यों हुआ? तो एसिड जो कैटलिस्ट है, जो आपका एसिड कैटलिस्ट है, वो आपको रिक्वायर्ड है इसमें। इसके लिए फॉर दो चीजें देखो, एक तो क्या है कि CO ग्रुप पर अटैक करवाना है आपने, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोनिल ग्रुप की बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तो इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी, आपसे पूछा जाए तो दो आंसर देना, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बाय प्रोटोनेशन, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। जैसे ये CO ग्रुप है, आपने हल्का सा एसिडिक मीडियम दे दिया H क्या करेगा, वो ऊपर जाके अटैच होगा, तो उससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के चांसेस हैं। अब जितना कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो आपका इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करेगा। नाउ इजी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एक तो ये कंसेप्ट आ गया बेटा।
अब फिर ऐसा है तो हमने बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम भी क्यों नहीं लिया, हमने सिर्फ माइल्ड क्यों लिया? माइल्ड लेने से क्या होगा, जो सर बट दूसरा मैं इसका, ऐसे बडी नहीं चला था। हाँ अगर करेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को ही खत्म कर देगा, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ एसिड बेस रिएक्शन जाके उसको खत्म कर देगा। और दूसरा क्या है कि बाद में जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो उसमें भी इसमें हेल्प मिलता है। डिहाइड्रेशन, वाटर रिलीज करवाते हो, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव इजिली निकल जाते हैं। तो फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ, जो आपका प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा जो आपके हाइड्रोक्सी अमीन बनते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी अमीन में क्योंकि उससे अनसेचुरेशन आता है, अनसेचुरेशन से स्टेबिलिटी आती है, इंटरमीडिएट, अल्फा हाइड्रोक्सी इंटरमीडिएट जो बीच में बनता है। तो दो फायदे होते हैं इससे, एक तो आप क्या है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोफिलिसिटी करते हो, और दूसरा जो लास्ट वाला स्टेप होता है तो उससे हम जो है इस स्टेप को कर सकते हैं कि एलिमिनेशन हमारा इजीली हो जाए। तो एलिमिनेशन इजी करने के लिए भी आप जो है, इसीलिए पीएच अप्रोप्रिएट होती है जो एलिमिनेशन को कर पाती है। अगर आप 4 से 5 पीएच लेते हो तो जो आपका अब वो मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा मुझे, बट आप इससे याद रख सकते हो कि जब भी आप इसका रिएक्शंस करोगे तो रिएक्शन में दो चीजें, एक तो न्यूक्लियोफाइल उसमें इजिली अटैक कर पाएगा, और उसके बाद क्या होगा जब लास्ट में आपका ओ एच और एच को हटाना होगा, तो ओ एच और एच को हटाने पर आपका जो प्रोसेस है वो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस को, एसिड आपने है तो क्यों कैटलिस्ट है ना, एच पॉजिटिव तो निकलना ही है, पहले आना है बाद में निकलना है। अब निकलना है तो अकेला तो निकलेगा नहीं, तो साथ में किसको लेके निकल जाएगा, वो एचओएच को। इसलिए आपका वो लास्ट में पॉइंट जो आता है सी, जो यहाँ बनाते थे आप ऐसे सी डबल बॉन्ड हो, और इधर मैं कहता था कोई भी एन से रिएक्ट करते हो आप, तो आप इसको इजी वे में ऐसे समझ सकते हो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एनएच तो ये H2O बाहर निकालते हो आप। तो प्रोटोनेशन जब आता है तो प्रोटोनेशन में वाटर जो रिलीज होता है उसमें भी इससे हेल्प मिलता है। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हो कि सिर्फ आपकी डायरेक्ट एडिशन रिएक्शन नहीं है बेटा, इसमें बाद में क्या हुआ है इस रिएक्शन के अंदर, एडिशन के साथ साथ डिहाइड्रेशन। एलिमिनेशन भी हुआ है, एडिशन के साथ साथ आपका इसमें एलिमिनेशन भी हुआ है। तो ये आपकी जो रिएक्शंस हैं ये आपके अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन है, अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ है। तो आज की रिएक्शन में बेटा एक बार रिपीट कर दो एंड में, आज क्या पढ़ा, पहली पहली रिएक्शन क्या पढ़ी थी? सर आपने आइडोफेम टेस्ट पढ़ाया था। हेलोफोम टेस्ट, हेलोफोम टेस्ट बेटा, हेलोफोम टेस्ट। तो पहला पॉइंट ये था कि हेलोफोम टेस्ट में रिएजेंट क्या होता है? सर रिएजेंट होता है यस, NaOH+Cl2। बेसिक मीडियम में कोई भी हेलोजन, बेसिक मीडियम में कोई भी हेलोजन, ये आपका रिएजेंट होता था। रिएक्टेंट क्या थे? सर ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें CH3 ग्रुप लगा हो, C डबल बॉन्ड O से फ्री। CH3CO वाले एल्डिहाइड कीटोन, 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ इथाइल इथाइल अल्कोहल, कार्बोनिल डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हाँ CH3OH, वो आपके हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद क्या पढ़ाया बेटा मैंने? उसके बाद सर आपने ऑक्सीडेशन पढ़ाया था एल्डिहाइड का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से। एल्डिहाइड बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इसलिए माइल्ड करते हैं। उसमें आपने कौन कौन से रिएजेंट यूज किए? सर टोलन रिएजेंट यूज किया था, फैलिंग सॉल्यूशन यूज किया था, बेनेडिक्ट्स किया था, और चिप्स। सिर्फ रिएजेंट, सिर्फ रिएजेंट आपने यूज किया था। क्या फर्क है टॉलन रिएजेंट और फेलिंग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यूज करने में? टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट होता है, और फैलिंग सॉल्यूशन में होता है CuSO4 एक्वस और सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। और बेनेडिक्ट्स में सर सोडियम नहीं नहीं, पोटेशियम टार्ट्रेट की जगह वो ठीक है, सोडियम वो पोटेशियम वो नहीं सिट्रेट। वो नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप कौन से एल्डिहाइडों के लिए फेलिंग यूज करते हो और कौन से के लिए बेनेडिक्ट वगैरह और टोलिन वगैरह? स्पेलिंग सिर्फ एलिफेटिक के लिए, बाकी हाँ फेलिंग नहीं, एलिफेटिक के लिए फेलिंग भी होता है, टोलेन भी होता है। टोलेन तो सबके लिए होता है, लेकिन जो, एरोमेटिक की ओनली टॉलिन हाँ होता एरोमेटिक में सिर्फ टोलेन होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में टोलेन यूज होता है। ऐसे कौन से कीटोन है जिन जो टोलेंट और फेलिंग के साथ टेस्ट देते हैं है। रिड्यूसिंग? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, कुछ एक और भी बताया था, ऐसे कौन से कीटेल हैं? अच्छा ऐसा कोई एसिड है?
जो फैलिंग Formic सॉल्यूशन acid. टॉलरेंस सर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है बेटा। और लास्ट में मैंने बस रिएक्शन करवाई अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव खुद बेस है, इसलिए मीडियम कैसा लेते हो आप? स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक बाकी आपने उसके फार्मूले याद करने और डायरेक्ट अटैच करना है। तो एसिडिक मीडियम लेते क्यों है, क्या बेनिफिट है इसके? सर एक तो गुड इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ जाती है कार्बोनिल कंपाउंड में। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और सर डिहाइड्रेशन में हेल्प होता है एंड में। एलिमिनेशन में, क्योंकि लास्ट में यहाँ एलिमिनेशन भी होते हैं। वहां पहले आपने सिर्फ रिएजेंट पढ़ा, अभी मैंने सिर्फ बेस पढ़ा है। सिर्फ बेस क्या होते हैं? सर इससे बेस जब कोई Carbonyl और primary. प्राइमरी अमीन हम्म रिएक्ट करता है कार्बोनिल, हम्म प्राइमरी अमीन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं सिर्फ। कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन किस रिएजेंट से करते हैं हम? कार्बोनिल ग्रुप का डिटेक्शन DNP. डीएनपी टेस्ट से। डीएनपी टेस्ट का दूसरा नाम ब्रैडीज रिएक्शन। रेडी रिएजेंट। रेडी क्लियर है बेटा? आज वाला टॉपिक क्लियर? यस सर चलो बेटा, यस सर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, फिर इसका रिमेनिंग पार्ट मेरे ख्याल से लगभग हो जाएगा उसका, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।